देखो, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये होगी डायरेक्ट टेस्ट फेस 1 की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का टेस्ट देखो डायरेक्ट टेस्ट, तो सारे 35 के 35 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स ही थे, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं थी। कम अज़ कम इतने टॉपिक्स मैं आपको टेस्ट से पहले करवा लूँगा कि आपका कट ऑफ कम अज़ कम जो है टेस्ट का पास हो जाए। कट ऑफ ही तो पास करना है और आपका टेस्ट पास हो जाता है। देखो, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अभी भी देखो तो बिल्कुल आप मेरे चेहरे पे पसीना देखेंगे, क्योंकि ये मैं फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस का इशू हो जाता है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, नोट भी करते जाना, और मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। और कट ऑफ तक तो हमें जो है टॉपिक्स करने चाहिए, और जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वही करेंगे। काफ़ी कोई एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे, ना किसी को डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको पॉज करके फिर से देख लेना, सही है। देखो, आईबीए का जो मैनुअल है गिवन, जो वो खुद भी कवर करवाते हैं, उसमें फ्रैक्शंस नहीं है। फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स या फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको फ्रैक्शन से इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका बेस बनता ही फ्रैक्शंस के वर्ड प्रॉब्लम से है। क्योंकि जो भी आपके पास परसेंटेज है या रेशो प्रोपोर्शन है, ये भी एक किस्म के फ्रैक्शंस ही हैं। तो अगर आपका फ्रैक्शन अच्छे से कवर होगा कि फ्रैक्शन को कैसे, आप फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, तो आप आसानी से फर्दर जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको भी आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत अगर बाहर का आवाज़ आ रहा है या कोई मेरा पसीना आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, उनको इग्नोर कर लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फोकस करके देख लेना, इंशाल्लाह आपका कट ऑफ पास हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की जो जान होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, बेस होता है, वो फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शन को मैं यहाँ पर बिल्कुल ही डिटेल में कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम ना होने की वजह से। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप क्या करो, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, फ्रैक्शंस के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डिटेल में मैंने फ्रैक्शंस को कवर करवाया है, कंप्लीटली कवर करवाया है वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तो वो भी देख लो तो अच्छा है। या फिर अगर आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, आप भी एक रेस के साथ चलना चाहते हो, तो यही वीडियो देख लो, भी इनफ हो जाएगा। देखो, पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी कंप्लीट चीज़ का एक पर्टिकुलर पार्ट। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंप्लीटली बाय नहीं करते, हम उनको कुछ पार्ट्स में लेते हैं, तो उन पार्ट्स को हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हो आप न्यूमरेटर और लोअर पार्ट को आप बोलते हो डिनोमिनेटर। अब देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया? पार्ट। देखो, फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है, जो न्यूमरेटर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट को, मतलब जो पार्ट आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जिस चीज़ का आपने पार्ट लिया है। और डिनोमिनेटर शो करता है कि वो कंप्लीट चीज़ कौन सी है, उस कंप्लीट चीज़ का नंबर। तो न्यूमरेटर में आप हमेशा वही चीज़ लिखोगे जो पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, और डिनोमिनेटर में आप वो चीज़ लिखोगे जो वो कंप्लीट चीज़ है, जिस चीज़ का वो आपसे पार्ट ले रहे हैं। तो फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में जो आपको फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, जो आपको पार्ट चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ ले रहे हो उसकी कंप्लीट चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये एक केक पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं आपने उस केक का एक पीस खा लिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे वो फ्रैक्शन बताओ कि जो फ्रैक्शन केक का नहीं खाया गया। तो आप कैसे करोगे? पहले तो आप एक बार लगाओगे। लोअर पार्ट मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में कंप्लीट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पहले ये देखो कि ये कंप्लीट चीज़ कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है। तो अगर आप देखो पूरी चीज़ में 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में आप कंप्लीट चीज़ के पार्ट लिख दो। डिनोमिनेटर में आप कंप्लीट चीज़ के पार्ट्स लिखोगे। न्यूमरेटर में अब आप वो लिखोगे जो वो आपसे पार्ट्स मांग रहा है। अब फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने टिक किया है, ये पीस मैंने केक का खा लिया है और रिमेनिंग 3 पार्ट्स मैंने केक के नहीं खाए। अगर वो पूछ रहा है कि मुझे वो पार्ट बताओ जो आपने केक का खा लिया है, तो आप न्यूमरेटर में वो लिखोगे जितने उसने पार्ट्स खाए हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक पार्ट खाया है तो मैं न्यूमरेटर में 1 लिखूंगा, सही है। अब मिसाल तौर वही पूछे कि मुझे इस केक का वो पार्ट बताओ जो आपने नहीं खाया, तो आप कैसे करोगे? अगेन डिनोमिनेटर में पहले वो नंबर लिखोगे जो आपकी कंप्लीट चीज़ है। तो इसमें कितने थे? 4। 1 2 3 4। इस पूरी चीज़ में जो पार्ट्स थे, जो कंप्लीट चीज़ है, वो 4 है। तो मैंने 4 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखो, ये पूछ रहा है कि जो केक के पीसेस मैंने नहीं खाए उसका फ्रैक्शन बताओ। तो देखो, ये मैंने 3 पार्ट्स नहीं खाए, एक तो मैंने खा लिया, इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब है 1 2 3 पार्ट्स केक के मैंने नहीं खाए। तो अब आप ये चीज़ न्यूमरेटर में लिखोगे। तो अगर आपसे पूछे कि एक पीस मैंने केक का खाया है
और अब मुझे बताओ कि मैंने केक का कितना हिस्सा खाया है, कितना पार्ट खाया है। तो उसने कितना खाया होगा, 1/4। कैसे, डिनोमिनेटर में कंप्लीट चीज़ लिखी मैंने 1 2 3 4 और खाया मैंने कितना, 1 पीस, तो न्यूमरेटर में मैंने 1 लिख दी। तो इसका मतलब है ईटन फ्रैक्शन इस केक का क्या होगा, 1/4। यहीं पर अगर पूछे कि वो पार्ट बताओ जो मैंने नहीं खाया, अब फॉर सपोज मैंने सिर्फ ये खाया, ये 3 नहीं खाए, तो टोटल चीज़ डिनोमिनेटर में 4 पार्ट्स लिखे, ना खाने वाले पार्ट पूछ रहा है 1 2 3, तो 3 को मैंने न्यूमरेटर में लिखा। तो इस तरीके से जो है वो आप फ्रैक्शन बनाओगे। मिसाल के तौर पर इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 बॉक्सेस पड़े हैं, इन बॉक्सेस में से मैंने 4 बॉक्सेस ये यूज़ कर लिए हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे फ्रैक्शन बताओ कि कितने बॉक्सेस आपने यूज़ किए हैं। तो पहले तो डिनोमिनेटर में आप चीज़ लिखोगे कि कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास बॉक्सेस कितने हैं, 6 हैं, तो आप 6 डिनोमिनेटर में लिखोगे। सही है। अब ये पूछ रहा है कि यूज्ड बॉक्स का मुझे फ्रैक्शन बताओ, तो जितने आपने यूज़ किए हैं बॉक्सेस उनको आप न्यूमरेटर में लिख दो। 1 2 3 4, इसका मतलब है मैंने 4 बॉक्सेस यूज़ किए, तो बॉक्स जो यूजेज हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/6। न्यूमरेटर में वो चीज़ जो आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, डिनोमिनेटर में वो चीज़ जो आपके पास कंप्लीट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक शेप बना हो, ये शेप जो है वो फिल्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिल्ड पार्ट है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है मुझे इस चीज़ का नॉट फिल्ड फ्रैक्शन बताओ, जो फिल नहीं है मुझे वो पोर्शन बताओ, मुझे वो पीस बताओ, मुझे वो पार्ट बताओ। अगेन डिनोमिनेटर में वो चीज़ लिखोगे जो कंप्लीट है। कंप्लीट चीज़ कितनी है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स, तो आप 4 डिनोमिनेटर में लिख दो। अब ये पूछ रहा है नॉट फिल्ड का पार्ट बताओ, तो नॉट फिल्ड कितने हैं, 1 2, वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। तो इसका मतलब है 2/4 आपका फ्रैक्शन बन गया नॉट फिल्ड का। फिल्ड का भी वही बनेगा, क्यों, क्योंकि फिल्ड पार्ट भी 2 ही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी एक कोई किस्म का बॉक्स है, इसको हम फिल कर लेते हैं। सही है, सही है, ये फिल्ड है। अब वो आपसे पूछ रहा है मुझे वो पार्ट बताओ जो फिल्ड नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। अगेन डिनोमिनेटर में वो चीज़ लिखो जो कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पार्ट्स पर आपकी कंप्लीट चीज़ है, तो वो आप डिनोमिनेटर में लिखो। अब ये पूछ रहा है कि नॉट फिल्ड का फ्रैक्शन बताओ। फॉर एग्जांपल नॉट फिल्ड का पे रिफाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है 9/12 आपका फ्रैक्शन बनेगा किसका, नॉट फिल्ड फ्रैक्शन का। अगर आपसे पूछे इस शेप के बेहाफ के कि नॉट फिल्ड का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आप पहले रखोगे कंप्लीट चीज़ डिनोमिनेटर में और जितने पार्ट्स फिल नहीं है वो आप न्यूमरेटर में लिख दो। अगर इसी जगह पूछता कि फील्ड पार्ट्स का मुझे फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बताते, डिनोमिनेटर में कंप्लीट चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 12 बने कंप्लीट चीज़। न्यूमरेटर में वो लिखोगे जो पार्ट्स आपसे पूछ रहा है, जो पार्ट आपसे पूछ रहा है। फील्ड का पूछ रहा है, फील्ड देखो कितने, 1 2 3, तो इसका मतलब है 3 लिखोगे न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस चीज़ को मुझे न्यूमरेटर लेना है, किस चीज़ को डिनोमिनेटर लेना है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, कुछ 2 काइंड्स होते हैं फ्रैक्शन के, एक होता है कॉमन फ्रैक्शन और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन वो होता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कोई भी एक कॉमन नंबर हो, लाइक 1/2 है, 4/5 है, 9/10 है, तो ये कोई भी एक कॉमन नंबर है डिनोमिनेटर में, तभी आप इसको बोलते हो कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की कोई पावर हो। फॉर एग्जाम्पल 1/10 है, तो 10 पर कितनी पावर है, 10 पावर 1 है। 4/100 है, डिनोमिनेटर में देखो तो 100 क्या है, 10 की पावर 1, 10 स्क्वायर है, तो 4/100 ये भी आपका एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कोई भी एक 10 हो या 10 की पावर हो, तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। और डेसिमल फ्रैक्शन भी आपका कॉमन फ्रैक्शन होता है। उसके बाद 3 मशहूर टाइप्स हैं, आपको पता होंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो, लाइक 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। एक और चीज़, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अब आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मतलब इसके उलट है। 3/2, 8/7, 9/4, देखो 3, 8, 9 ये अपने अपने डिनोमिनेटर से सबसे बड़े हैं, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कौन सी चीज़ आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप होल फ्रैक्शन भी कहते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है आपके पास होल नंबर, कोई भी एक इंटीजर होगा,
और दूसरा उसके साथ लिखा होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर हो गया ना तो ये होल फ्रैक्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो पहले एक होल नंबर लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी आप उसको मिला के बोलोगे होल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन। ये भी आपका 1 से बड़ा होता है। इसको पढ़ते कैसे हो, 1 होल 1/2, 3 होल 4/7, 9 होल 10/18। तो ये होते हैं आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। ये आपको पता भी होंगे। ये मैंने एक जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए जल्दी में मैंने आपको ये एक कवर करवा लिया कि आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर किसको लेना है, डिनोमिनेटर किसको लेना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और टाइप्स हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहले लेक्चर लिख लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके, तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको मैनेज करके ही हम लेके चल रहे हैं। तो मैं पहले कुछ और टाइप्स लिख लूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद हम आपके पास वापस आते हैं। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा, ये दोनों आपस में सेम ही होते हैं तकरीबन। आप ये कह लो कि एक जैसे ही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इनको आप एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/4, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली जैसे आप बचपन में करते थे, 9 को 4 के साथ डिवाइड कर दो। 9 को 4 के साथ डिवाइड कैसे करोगे? देखो 2 टाइम टेबल लग रही है 4 की, तो 2 4 था 8 हो जाएगा, तो आपके पास ये 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो होल फ्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसमें डिवीजन में जो आपके पास क्वोशंट आएगा ना, डिवीजन का जो आंसर होगा, जो क्वोशंट आएगा, उसको आप होल नंबर बनाओगे, और जो आपके पास रिमाइंडर आया उस डिवीजन में उसको आप बनाओगे न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर है जिस नंबर के साथ आपने डिवाइड किया उसको बनाओगे डिनोमिनेटर। सही है? तो देखो, और जो आंसर था उसको तो आपने होल नंबर लिया, तो आंसर को मैंने लिया होल नंबर। अब न्यूमरेटर में किसको लूँगा? जो इसका रिमाइंडर आया, इसका मतलब है 1, और डिवाइजर जो होगा वो इसका क्या होगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आप कह सकते हो 9/4 को मैं होल फ्रैक्शन में 2 होल 1/4 लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें से अगेन इम्प्रॉपर में जाना है तो मैं किससे जाऊँगा? देखो अभी मैं ये मिटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि 9/4 को हम होल फ्रैक्शन में 2 होल 1/4 लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसी फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि 2 होल 1/4 को मुझे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? देखो आपके पास जो होल नंबर होगा उसको आप करोगे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया वो न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे और उसको नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बना दोगे। देखो 2 को करोगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आएगा? 2 × 4 8 आएगा। अब जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो उस न्यूमरेटर में ऐड कर दो, इसका मतलब है +1 कर दो, तो आपके पास आएगा 9। अब ये 9 जो रिजल्ट आया वो आप यहाँ पर ऊपर लिख दो, और जो होल फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर गिवन है वही आपका इसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो देखो होल में से आप अगेन प्रॉपर इम्प्रॉपर में भी आ गए। तो प्रॉपर से इधर उधर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर से होल में, और क्या कहते हो आप, होल को इम्प्रॉपर में। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं वो भी देख लो। एक होता है आपके पास लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस गिवन हो और उन सब का डिनोमिनेटर सेम है, कोई भी एक कॉमन नंबर है, सभी का जो है वो डिनोमिनेटर एक कोई कॉमन नंबर है, तो आप उनको कहोगे कि वो फ्रैक्शंस आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। जैसे कि 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा हुआ है, 4/2 लिखा हुआ है, तो इन तीनों फ्रैक्शंस का अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो सेम है, एक जैसा है, तो इसका मतलब है ये तीनों फ्रैक्शंस या 2 होते, 4 होते, कितने भी होते, वो आपस में क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस होंगे। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अच्छा, इनका जो डिनोमिनेटर सेम होता है ना, आप इनको कॉमन डिनोमिनेटर भी कहते हो। क्यों? क्योंकि सबका फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो एक कॉमन नंबर है, एक ही जैसा है, तो आप इनको कॉमन डिनोमिनेटर भी कहते हो। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस इसी के बरक्स, जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, तो इसका मतलब है वो आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल 1/3 है, 2/9 है, 4/6 है, अगर आप इन तीनों का डिनोमिनेटर देखो तो डिफरेंट है, इसका मतलब है ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद आपके पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वो दिखने में थोड़े से आपस में डिफरेंट लगते हैं लेकिन होते एक जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखे हैं फ्रैक्शंस आपके सामने कि ये तीनों जो फ्रैक्शंस है आपस में इक्वल हैं। देखो दिखने में तो नहीं लग रहा है कि इक्वल है, इक्वल का मतलब होता है एक जैसा होना, लेकिन ये आपस में इक्वल हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल 2/4 को मैंने इक्वल लिखा है 1/2 के, तो ये कैसे इक्वल है? जब आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ये बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे, बिल्कुल लगेगा कि एक ही फ्रैक्शन 2 बार लिखा हुआ है। देखो इसको 2 की टेबल लगाओ, 2 1 2 2 2 the 4, देखो ये भी 1/2 बन गया, तो क्या 1/2 जैसा नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। यही अगर 2/4 को आप 4/8 के इक्वल लो और अगेन इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तब भी देखना ये एक जैसे आएंगे।
2 1 दा 2 अगेन, 2 2 दा 4, यहाँ पर अगर 4 की टेबल लगाओ 4 1 दा 4, 2 4 दा 8, तो देखो ये भी 1/2 हो गया। तो ये देखो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो दिखने में डिफरेंट होते हैं लेकिन वो बात एक ही कर रहा होता है। अब आप इनको फाइंड कैसे कर सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल इसमें 2 कैटेगरीज बन सकती हैं, या तो वो उससे थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में पूछ लेंगे या थोड़ा सा एडिशनल करके पूछ लेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 3/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो एक तरीका ये है कि आप क्या करो, कोई भी एक नंबर उठाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाओ, वो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा वो भी 3/6 की ही तरह होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, जो दिखने में सेम नहीं लग रहा होगा वो भी असल में 3/6 ही, उनकी भी वैल्यू सेम ही आएगी जितनी इसकी आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे 3/6 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये अब देखो कितना बनेगा 3 2 दा 6, 6 2 दा 12। अब अगर मैं बोलूं कि 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/12 के, तो हाँ भाई बिल्कुल है। अगर आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों सेम ही बनेंगे। देखो कैसे, अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करूँ 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, तो देखो अगेन 3/6 आ गया। या फिर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँ 3 1 दा 3, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 3 दा 6, देखो अगेन 1/2 बन रहा है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ज़रूरी नहीं है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई भी ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही शक्ल देगा, बस उसमें दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे, तो आप जो है कहोगे कि वो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। या फिर आप दूसरा मेथड कह सकते हो, फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करके आप जो है वो आसानी से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या करो, यहाँ पर लिखा हुआ हो 4/6, मुझे इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। देखो फॉर एग्जांपल आपने को मैंने क्या कहा, आप कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अब मैंने 2 कर दिया, तो ये कितना बनेगा 8/12। अब 8/12 आपके ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है, तो अब देखो ये एक मेथड हो गया कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला फाइंड कर रहे हो आप। एक और मेथड होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का, कि आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो कौन सा फैक्टर कॉमन है। देखो 4 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपका 2 हो गया और 2 हो गया, तो ये 2 आपके क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं 6 की बात करूं तो 2 है और 3 है, 1 को छोड़ दो क्योंकि 1 तो सभी का हो जाएगा। अब आप क्या करो, देखो दोनों में कौन से फैक्टर्स कॉमन है, उनको कैंसिल आउट करो। तो ये देखो ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इनको आपस में आप कैंसिल कर दो। तो अब देखो आपके पास क्या बचेगा 2/3, इसका मतलब है 2/3 भी आपका 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे जांच कर सकते हो, या तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो या इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होते हैं आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करते हो। तो आप कैसे भी नंबर को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो या उसमें से कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो कि आपके पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 है तो इसका मतलब है आप उसको कहोगे कि वो एक यूनिट फ्रैक्शन है। देखो फॉर एग्जांपल 1/4 लिखा है, 1/7 लिखा है, 1/9 लिखा है। इन फ्रैक्शंस का अगर आप न्यूमरेटर देखो तो वो एक 1 है, एक यूनिट है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शंस आपके क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद एक और टाइप होती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में भी कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो और डिनोमिनेटर में भी कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो, तो आप उसको कहोगे कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर देखो 2 फ्रैक्शंस न्यूमरेटर के में और डिनोमिनेटर में भी कुछ फ्रैक्शंस हैं, या यहाँ पे देख लो एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो आप इन जैसे फ्रैक्शंस को क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसके बाद होती है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर में आपके पास एक इंटीजर आएगा एंड देन डिनोमिनेटर में इंटीजर के साथ एक और फ्रैक्शन कंटिन्यू होता जाएगा, तो ये लंबी लाइन बनती जाएगी। इस जैसे फ्रैक्शन को आप क्या कहोगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। आप ये कह लो कि ये कंटिन्यू पेंडिंग में है, ये मजीद लाइन चल सकती है, इसके नीचे अगेन कोई इंटीजर आएगा, कोई और फ्रैक्शन आएगा, उसके अगेन इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, तभी आप इसको कहते हो कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो नेगेटिव फ्रैक्शंस, देखो अगेन नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर्स की तरह बात कर सकते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब है वो आपका फ्रैक्शन नेगेटिव है। एक चीज़ याद रखना कि नेगेटिव फ्रैक्शन में जो नेगेटिव की सिंबल है वो चाहे न्यूमरेटर में लगी हो या डिनोमिनेटर में लगी हो या दोनों के बीच में लगी हो। मैं इसको
बिटवीन कर देता हूँ, या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो बार होती है उसमें उस पर लगी हुई है, उसके बीच में लगी है, तो ये तीनों चीज़ें इक्वली होती हैं। सही है, क्योंकि फ्रैक्शन एक पूरा का पूरा नंबर है, 1/2 पूरा एक ही नंबर है, ऐसा नहीं कि 1 अलग नंबर है 2 अलग नंबर है। वैसे तो आप इंटीजर में केस में कर सकते हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करो तो ये एक ही फ्रैक्शन है, तो तभी आप यहाँ पर साइन लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, एक ही बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात देख लो, 2 होल 1/4 फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही नेगेटिव है, क्योंकि ये सारा भी एक ही नंबर है, 2 होल 1/4 एक ही नंबर है। कहीं ये ना समझ लेना कि -1 होल 1/4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है -1 ही जो है वो नेगेटिव नंबर है, नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है। जब आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो नेगेटिव साइन को अभी आप माइंड में नहीं रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक उठा लेते हैं, -2 होल 1/3 फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये नहीं करोगे कि -2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं एंड देन उसमें ऐड कर दूं, नो, माइनस को भूल जाओ, माइनस को अभी छोड़ दो। आप सिंपली जैसे पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहे थे इम्प्रॉपर में, उसी तरह करो। 2 को करोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 1 7/3 आएगा। अब आप नेगेटिव लगा दो, तब जाके जो है ये इक्वल होंगे। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये पूरे फ्रैक्शन के ही ऊपर है। यूनिट फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। तो देखो, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो इसका मतलब है वो यूनिट फ्रैक्शन है। तो अब आप क्या करोगे, इनके पास जो भी ऑप्शंस गिवन है इनमें, उसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और अगर सिंप्लीफाई करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद न्यूमरेटर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन आपका यूनिट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट बन सकता है। देखो फॉर एग्जांपल, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर बस 1 आना चाहिए, डिनोमिनेटर से हमारा वास्ता नहीं है। अच्छा, 6/9 को देख लो, 6/9 को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आएगा 2 3 6 और 3 3 9, इसका मतलब है 2/3 आ रहा है। अब मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा और न्यूमरेटर में 1 भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो यूनिट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दो, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, 2/3 में देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनको तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, कोई भी टेबल नहीं लग रही, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें 9/3 की, तो 9/3 को कोई टेबल लगाओ, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखो ये आ रहा है 3/1, बहुत से बच्चों ने ये भी टिक कर दिया था क्योंकि 1 आ रहा है, यूनिट का मतलब 1 होता है, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 1 ना हो, न्यूमरेटर 1 हो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो आपके पास है 3/6, इसको टेबल लगाओ, 3 1 3 और 2 3 6। अब देखो आपके पास न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है किसी भी यूनिट फ्रैक्शन का ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकता है। तो आप क्या कहोगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा था। याद रखना है यूनिट फ्रैक्शन आपका क्या है, जिसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। तो इसको जब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये एक यूनिट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। देखो आम आपके तौर पर जो है वो नंबर्स होते हैं तो आप उनकी एलसीएम मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, ये चीज़ें तो आप निकाल लेते थे। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसे फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनकी आप एलसीएम कैसे निकालोगे या एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो एलसीएम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शंस गिवन है और आपसे पूछ रहा है इसकी मुझे एलसीएफ बताओ। अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर, एक ही मेथड है। फॉर एग्जांपल मुझे पहले एलसीएम फाइंड करनी है इनकी। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है कि पहले आप क्या करो, इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स की एलसीएम निकालो नंबर्स की तरह, एंड देन उनके डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ निकालो। तो देखो फॉर एग्जांपल पहले हम न्यूमरेटर्स को देखते हैं। न्यूमरेटर्स की मुझे पहले एलसीएम निकालनी है 9 और 3 की, और डिनोमिनेटर्स की मुझे एचसीएफ निकालनी है। जब इनका टोटल रिजल्ट आएगा तो वो मेरी क्या होगी, फ्रैक्शंस की एलसीएम होगी। ये मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, नोट कर लेना। अब देखो एलसीएम लेनी है 9 और 3 की, तो कितनी आएगी। अगर मैं 9 और 3 की बात करूँ तो 9 और 3 की एलसीएम आएगी भाई 3 3 9, 3 1 3, अगेन 3 की टेबल लगाओ। इसका मतलब है 3 3 9 आपके पास क्या आ रही है, एलसीएम आ रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 और 4 की आप एचसीएफ निकालोगे। जब आप 2 और 4 की एचसीएफ निकालोगे तो वो टेबल लगाओगे जो दोनों में लग रही है। इसका मतलब है आपके पास क्या आएगी एचसीएफ, आपके पास जो एचसीएफ आएगी वो आएगी 2। तो इसका मतलब है इन फ्रैक्शन की अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास एलसीएम होगी 9/2। निकालोगे कैसे, जो भी फ्रैक्शंस गिवन है उनमें न्यूमरेटर्स की एलसीएम निकाल दो और डिनोमिनेटर की
HCF निकाल दो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उनको आपस में डिवाइड कर लेना, इसी फ्रैक्शन के तहत रख लेना, उसके बाद वो आपकी क्या हो जाएगी, LCM हो जाएगी। यही चीज़ अगर मुझे HCF फाइंड करनी होगी तो ये उसके उलट हो जाएगा। HCF फाइंड करने के लिए अब जो फ्रैक्शंस गिवन होंगे उनके न्यूमरेटर्स की पहले HCF एंड देन उसको डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर्स की LCM के साथ। तो ये HCF आप खुद फाइंड कर लेना, LCM मैंने करवा दी। तो HCF भी इसी तरह होगी, अगर LCM फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर्स की LCM लेके डिनोमिनेटर्स की HCF का साथ डिवाइड कर लेना, और अगर आपको HCF फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर्स की HCF निकाल लेना, उसके बाद LCM आप डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड कर देना। तो इस तरह जो है वो आप LCM और HCF को निकालोगे। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए 1 और 0.5 की, आप मुझे LCM बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो अगर डेसिमल में कोई नंबर आए ना और उसकी LCM पूछे, फॉर एग्जांपल 0.2, 0.5, 0.7 इनकी मुझे LCM बताओ, तो आप क्या करो, उनको पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन आप फ्रैक्शन की तरह LCM HCF निकालो। देखो यहाँ पर क्या है, 1 और 0.5 को मैं पॉइंट खत्म करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ 5/10। इसका मतलब है अब मुझे इनकी क्या फाइंड करनी है, LCM फाइंड करनी है। कैसे करूंगा, LCM फाइंड करने के लिए मुझे पता है न्यूमरेटर्स की LCM निकालनी पड़ेगी। तो 1 और 5 की क्या आएगी, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, 1 और 5 की LCM क्या आएगी, 5 ही आएगी, तो इसका मतलब मैं 5 रखूंगा। एंड देन मुझे क्या करना होता है, HCF करनी होगी डिनोमिनेटर्स की। तो 1 और 10 की HCF क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो इसका मतलब है इन दोनों की LCM क्या होगी, 5 होगी। अगर मुझे इन्हीं की HCF निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकी HCF अब चाहिए, तो मैं HCF वाला फार्मूला लगा दूंगा। HCF का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर्स जो गिवन है उनकी HCF निकालो। तो देखो 1 और 5 की अगर आप LCM निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी, सॉरी HCF निकालनी है, 1 और 5 की HCF निकालोगे अगेन 1 आएगी, दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। और अगर मैं डिनोमिनेटर्स की अब LCM निकालूंगा तो 1 और 10 की LCM क्या आएगी, 10 आएगी, तो इसका मतलब है 1/10 HCF हो जाएगी 1 और 0.5 की, या आप ये कह लो 1 और 5/10 की। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये मेथड होता है आपका फ्रैक्शंस की LCM या HCF निकालने का तरीका। ये फार्मूले दोनों लिख लेना। फ्रैक्शन में एक टॉपिक होता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो और आपको फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखो इसके कुछ और मेथड्स होते हैं कि आप क्या करो, पहले उनको डेसिमल में कन्वर्ट करो या परसेंटेज में कन्वर्ट करो, देन आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या स्मॉलर है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे अगर फ्रैक्शंस गिवन हो तो हम ऑटोमेटिक कैसे फाइंड करें कि ये एक फ्रैक्शन ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखो इसके कुछ केसेस बनेंगे। तो केस 1 हो सकता है कि आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस गिवन हो उनका न्यूमरेटर सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे 5/10, 5/15, 5/20, 5/30। अगर ये वाला केस आ रहा है जिसमें सारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर को, देखोगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसका मतलब है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो तो 5/10 है, फिर उसके बाद 15 है, 20 है, 30 है। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो तो 5/10 और 5/15, 5/20, 5/30। डिनोमिनेटर्स को देखो तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका मतलब है 5/10 इन सब फ्रैक्शन से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। उसके बाद अगर हम ग्रेटर की बात करें तो 15 हो सकता है, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो आप क्या देखोगे, अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को देखोगे, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाएगा। तो ये होगा आपका केस 1। अगर केस 2 की बात करें, डिनोमिनेटर्स अगर आपके पास सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फ्रैक्शंस लिखे हैं और इनका अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो सबका सेम डिनोमिनेटर है। अब आप यहाँ पर देखोगे न्यूमरेटर्स को, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 25 और 5 को देखो, इस फ्रैक्शन को देखो, तो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सब फ्रैक्शन से बड़ा है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो ये वाला होगा। तो केस 2 में क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखोगे जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतना छोटा। तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में केस 2। अच्छा, उसके बाद तीसरा केस जो सबसे डिफिकल्ट केस है और यही एग्जाम में केस आता है कि अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो रैंडमली, उनका कुछ भी डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो, तो उनको कैसे फाइंड करोगे। अब देखो उसके लिए मुझे ये चीज़ें पहले थोड़ी सी मिटानी पड़ेंगी।
ये मैं चीज़ें ऊपर वाली मिटा देता हूँ। ये मैंने आपको समझा दी अच्छे से, आप पॉज करके फिर से देख लेना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो इसी को हम देख लेते हैं बस यहीं पर। देखो आपके पास जो भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे, मतलब आप ये कह लो कि जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करो कि उनकी जो डिवीजन जैसे आप लेते थे ना, किसी भी फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते थे और आप जो है सबके साथ डिवाइड करके एंड देन जो प्रोसेस करते थे वो वाला यहाँ पर अप्लाई करो। आप यहाँ पर क्या करो, 2/3 लगा दो, कामा 1/4 और 3/2। आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड लगा दो। कैसे सिंप्लीफाई करते थे, सबकी जो है डिनोमिनेटर्स की हम एलसीएम निकालते थे। तो इनकी अगर आप एलसीएम निकालो तो कितनी आएगी, 2, 4 और 3 की एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम आएगी मेरे ख्याल से जी 12 ही आनी चाहिए। तो आपकी जो एलसीएम 12 आ रही है। तो यहाँ पर आपकी एलसीएम कितनी आएगी, 12, 2 to the 4, 4 3 the 12। तो 12 आप डिनोमिनेटर में रख दो। अब आप क्या करो, वही प्रोसेस की जो आपके पास एलसीएम आई वो डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दो। देखो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा और जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 to the 8 आएगा। बीच में कामा लगा दो जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो। अगेन 12 को 4 के साथ डिवाइड करो, 3 आंसर आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, आपके पास 3 आएगा, कामा लगा दो। 12 को 2 के साथ करो डिवाइड तो 6 आएगा। 6 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 18 आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करो, एलसीएम को ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, इस एलसीएम को ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, हर न्यूमरेटर के साथ 12 को डिनोमिनेटर में रख दो। इसका मतलब है 8/12 आएगा, फिर आएगा आपके पास 3/12 आएगा, फिर आएगा आपके पास 18/12। सही है। अब आप देखो तो ये केस 2 बन गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे। अब देखो अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या देखोगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा। तो यहाँ पर देखो तो सबसे बड़ा ये वाला आ रहा है 18/12, तो ये सबसे बड़ा होगा। अगर उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन की बात करें तो ये वाला आ रहा है, इसका मतलब ये उसके बाद बड़ा होगा। यहाँ पर मैं ग्रेटर की साइन लगा देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंड में यही बचता है। अब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई कर दो कि टेबल लगा दो। यहाँ पर कितनी टेबल लगेगी, 3 6 18, 2 6 12, यानी कि 3/2, ग्रेटर की साइन, 2 4 8 और 3 4 12, इसका मतलब है 2/3। सही है। अच्छा ये टेबल मैंने गलत तो नहीं लगा दी, और A1 3 और ये कितनी 4, 1/4 आ रहा है। सही है। तो देखो 3/2 बड़ा होगा 2/3 से और 2/3 बड़ा होगा 1/4 से। तो देखो यही फ्रैक्शंस आ गए और इनको हमने जो है वो कंपैरिजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये मेथड होगा जब आपके पास फ्रैक्शंस डिफरेंट हो, न्यूमरेटर्स भी और डिनोमिनेटर्स भी। तो केस 1, केस 2, केस 3 ये होता है आपका। फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। देखो अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कोई चीज़ ऐड करते हो ना तो वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ हो 1/2। सही है। अगर आप 1/2 के न्यूमरेटर में कोई चीज़ ऐड कर दोगे ना तो वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 के अगर मैं न्यूमरेटर में एक और नंबर ऐड कर दूं, कोई भी क्वांटिटी ऐड कर दूं तो वो बड़ा हो जाएगा। तो देखो 2/2 हो जाएगा, 2/2 का मतलब होता है 1। तो देखो 0.1 छोटा होता है 1 से। इसका मतलब है जब आप न्यूमरेटर में कोई चीज़ ऐड करते हो फ्रैक्शन में तो वो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाता है। सही है। अगेन यही चीज़ अगर आप न्यूमरेटर से माइनस करोगे कोई भी चीज़ तो वो फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 में अगर मैं कोई भी चीज़ न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूँ माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आएगा, 0.2, और 0.2 का मतलब होता है 0। तो देखो आपका फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। तो अगर आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कोई चीज़ ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कोई चीज़ माइनस कर देते हो तो वो फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हो तो वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट याद रख लेना। फॉर एग्जांपल अगेन 1/2 ले लेते हैं। 1/2 में अगर आप डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ माइनस करते हो, फॉर एग्जांपल 1/2 में से मैंने डिनोमिनेटर से -1 कर दिया तो इसका मतलब ये आएगा 1/1। तो देखो फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया। और अगर आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा, वो फ्रैक्शन उतना ही डिक्रीज होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है। तभी ये बात यहाँ पर कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को माइनस कर दो या न्यूमरेटर को प्लस कर दो। अगर फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है तो या तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो या न्यूमरेटर को घटा दो, माइनस कर दो। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। अच्छा इसमें यह भी मैंने बात बता दी कि फ्रैक्शन को अगर इंक्रीज़ करना है तो डिनोमिनेटर से कोई भी चीज़ माइनस कर दो, और अगर फ्रैक्शन को डिक्रीज़ करना है तो कोई भी डिनोमिनेटर में चीज़ जो है वो ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 1/2 है,
तो 1/2 में अगर मैं डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/2 आपका जो है वो बड़ा होता है 1/3 से। तो देखो ऐड करने पर फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया 1/3, या आप ये कह सकते हो 1/3 छोटा होता है 1/2 से। सही है। तो ये होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये मैं टेबल अभी आपको समझा रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तभी मैंने सोचा ये भी कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। तो ये मैं चीज़ थोड़ी सी इधर उधर करके लिख दूँ, एक तरीके में लिख दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक टेबल है जिसमें 5-6 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ पर एक बात कर रहा है कि x कोई भी एक फ्रैक्शन है। आप ये सपोज कर लो कि x कोई भी एक फ्रैक्शन है, अगर वो फ्रैक्शन 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब है 0 से बड़ा 1 से छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तभी यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो फ्रैक्शन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है ये कोई एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो अगर आप उस पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करोगे तो वो फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले हम इस कैटेगरी वाली चीज़ को देखते हैं कि अगर आपका फ्रैक्शन 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, इसका मतलब है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल 1/2 को ले लेते हैं। सही है। अब देखो ये कह रहा है कि अगर आपने इस फ्रैक्शन को स्क्वायर किया तो वो स्क्वायरिंग फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस फ्रैक्शन को स्क्वायर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको स्क्वायर किया तो मेरे पास रिजल्ट आता है 1/4। तो अब आपने जो स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट फ्रैक्शन आया ना, वो उस गिवन फ्रैक्शन से छोटा होगा। इसका मतलब है 1/4 आपका डिक्रीज होगा 1/2 से। सही है। तो जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो आपका छोटा होता है गिवन फ्रैक्शन से, ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो एक पॉइंट आपकी ये वाली हो गई। उसके बाद अगर आप उसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, मतलब जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब कि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो स्क्वायर रूट वाला फ्रैक्शन, वो फाइनल फ्रैक्शन आपका बड़ा आता है ओरिजिनल फ्रैक्शन से। कैसे? अगेन ये वाला पॉइंट देख लो। फॉर एग्जांपल 1/2 को ही 1/4 कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 1/4 को अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ, ये पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन फ्रैक्शन 1/4 है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ 1/4 का, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? आपके पास रिजल्ट आता है 1/2। सही है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो आपने फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकाला वो आपका बड़ा हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। इसका मतलब है 1/2 आपका ग्रेटर हो जाएगा गिवन फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/4 से। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है वाकई। 1/4 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है कि 0.25। तो देखो वाकई जब आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो स्क्वायर वाला फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाता है आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अगेन जब आप पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का इन्वर्स निकालते हो, रेसिप्रोकल निकालते हो, तो वो रेसिप्रोकल उस गिवन फ्रैक्शन से बड़ा हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 ही लिखा है, इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। तो क्या देखो 2/1 आपका बड़ा नहीं है 1/2 से? एब्सोल्युटली बड़ा है। तो तभी देखो ये कह रहा है कि जब आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को आप जो है इसका इन्वर्स निकालोगे तो वो इन्वर्स आपके गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो इस फ्रैक्शन की ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दी जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन से ही रिलेटेड थी। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। क्या देखो x को मैंने आपको क्या कहा, अजीम करो कि कोई एक फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 है। मैंने आपको शुरू के क्लास में बताया, शुरू के टाइम में, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 का मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल ही उलट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका ग्रेटर होगा गिवन फ्रैक्शन से, ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट के बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो छोटा होगा गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अगर आप उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इन्वर्स निकालते हो तो वो इन्वर्स आपका छोटा होगा, स्मॉलर होगा गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी, ये इसके उलट होता है। अगर एक भी टेबल याद कर लो एक साइड वाली तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। याद रहे ये सारी पॉइंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो ग्रेटर से देन 1 होता है, मतलब कि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये चीज़ें उसी पर वैलिड होंगी। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस टेबल से रिलेटेड कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखो इसमें एक नंबर है 0.99, ये ए कोई भी एक नंबर है, बी एक नंबर है जो उसी का स्क्वायर रूट है, और सी एक नंबर है जो उसी नंबर का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको एक टेबल पढ़ाई कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब कि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रिक्शन, तो यहाँ पर भी उसी की बात हो रही है। देखो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यहाँ पर इस टेबल सीरीज़ की बात हो रही है। अब आप देखो तो जब हम ओरिजिनल फ्रैक्शन को स्क्वायर करते थे तो स्क्वायरिंग वाला फ्रैक्शन ओरिजिनल से छोटा होता था। तो यहाँ पर अगर हम a को ओरिजिनल लेते हैं 0.99 को अगर हम ओरिजिनल लें तो आप देखो ये c वाले नंबर को स्क्वायर कर रहा है, इस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को। जब आप ओरिजिनल नंबर को स्क्वायर करते हो तो वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है आफ्टर स्क्वायरिंग। यहाँ पर ये मैंने आपको चीज़ पढ़ा, इसका मतलब है c आपका कम होगा a से। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन का उसका आपने स्क्वायर किया, जब आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायरिंग वाला डिक्रीज हो जाता है ओरिजिनल से, तो आप कह सकते हो कि c यहाँ पर a से छोटा है। वहीं पर एक और चीज़ पढ़ी कि जब आप किसी भी प्रॉपर पॉजिटिव फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट लेते हो तो वो फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर वो b वाले नंबर को ले रहा है, तो इसका मतलब है b आपका यहाँ पर बड़ा हो जाएगा a से, क्योंकि देखो a आपका ओरिजिनल नंबर है और b में वो स्क्वायर रूट कर रहा है, तो इसका मतलब है b आपका बड़ा है a से। अब आप इसकी जो है वो फाइनल कंक्लूजन कैसे निकालोगे? देखो ये कह रहा है c आपका a से छोटा है और b आपका a से बड़ा है। इसको हम रिवर्स में भी लिख देते हैं ताकि यहाँ पर जब हम ऑप्शंस को फाइंड करें तो आसानी हो जाए। देखो c a से छोटा है, या आप ये कह सकते हो a c से बड़ा है, एक ही बात हो गई। या फिर यहाँ कह रहा है कि b ग्रेटर देन a, तो आप ये कह सकते हो a छोटा है b से। तो अब आप देखो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है। अगर हम a की बात करें तो ये कह रहा है a जो है वो ग्रेटर देन c होना चाहिए और लेस देन b होना चाहिए। इसका मतलब है c आपका a से छोटा है, a आपका b से छोटा होना चाहिए। यहीं पर हमने बात की कि यहाँ पर c इज़ लेस देन a, या आप इसको कह लो कि a इज़ ग्रेटर देन c है, तो इसका मतलब है c इज़ लेस देन a। यहाँ पर ये चीज़ सही हो रही है। और फिर कह रहा है a छोटा होना चाहिए b से, तो ये देखो इसी का मतलब होता है b ग्रेटर देन a, इसका मतलब है a छोटा है b से। तो यहीं पर a वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो रहा है। देखो c छोटा है a से, a छोटा है b से। यहाँ पर देखो c वाकई छोटा है a से। दूसरी कंडीशन हमने निकाली थी b ग्रेटर देन a, ये कह रहा है a लेस देन b है, तो सेम बात ही तो है, b बड़ा है a से और ये कह रहा है a छोटा है b से, तो सेम बात है, बस रिवर्स में कर रहा है। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन a ही करेक्ट होगा। और b c d खुद वेरीफाई कर भी लेना, नहीं आएगा क्योंकि a ही ऑप्शन है और बोथ नन का तो ऑप्शन नहीं है, ये आपका c है, सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये टेबल याद कर लेना, एक ही सीरीज़ याद कर लेना, बाकी तो आपकी सारी रेसिप्रोकल होती है, तो आप वो आसानी से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑपरेशन इसमें नहीं करा है कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज़ें हैं। आप खुद को आपको आती भी होंगी, अगर आपको नहीं भी आती ना तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट गिवन है फ्रैक्शंस के नाम से, वहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में कवर्ड है, वो देख लो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ पर गिवन है, वहाँ पर भी आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ें अभी हमने पढ़ ली, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा लास्ट पोर्शन होगा कुछ पॉइंट से रिलेटेड। अब जो बकाया चीज़ें हैं उसको मैंने छोड़ दी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्ज़ाम के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। तो इस पार्ट के बाद हम शुरू करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस किस मेथड से सोल्व हो सकते हैं, उसके बाद हम वही करेंगे। ये चीज़ें लास्ट देख लेते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके पास जो फ्रैक्शन, जो आपके पास कंप्लीट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन के केस में, वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर एक केक वाला मिसाल ले लेते हैं। आपके पास केक था फॉर एग्जाम्पल, उसका जो है वो 1/2 हिस्सा फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने खा लिया, फिर जो है 1/3 हिस्सा किसी और ने खा, सॉरी ये तो वही हो जाएगा, 3/2 किसी और बच्चे ने खा लिया, या फिर 4/2 किसी और बच्चे ने खा लिया। तो जब आप इन सब चीज़ों का सम करोगे, टोटल करोगे, तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है, तो उस पार्ट्स को जब आप ऐड करोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी फ्रैक्शन में जो कंप्लीट चीज़ होती है, जो कंप्लीट पार्ट होता है, जो टोटल चीज़ होती है, वो 1 के बराबर होती है। सही है। अच्छा, तो जो दूसरी पॉइंट है वो है रिमेनिंग पार्ट। देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ का एक पार्ट किसी ने, फॉर एग्जांपल इसी को एग्जांपल में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए इस केक का जो है एक पार्ट मेरे ब्रदर ने खा लिया, फॉर एग्जांपल 1/2 हिस्सा जो है मेरे ब्रदर ने खा लिया है। अब मुझे बताओ बकाया हिस्सा कितना बचा। तो रिमेनिंग पार्ट हमेशा जो भी आप फाइंड करोगे ना, वो टोटल से ज़ाहिर सी बात है आप माइनस करोगे, तो फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, तो इसका मतलब है अब वो हर पार्ट जो है 1 से ही माइनस करते जाओगे। तभी मैंने लिखा है कि अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है, किसी भी चीज़ का रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है, तो वो आप टोटल से माइनस करते हो, मतलब कि 1 से माइनस करते हो। तो तभी ये मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दी थी।
अच्छा, उसके बाद अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाए तो वो कंप्लीट चीज़ 0 हो जाएगी। सही है। फॉर एग्जांपल 0/2 लिखा हुआ हो, 0/10 लिखा हुआ तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/0 आ जाए, 2/0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने वहाँ पर नहीं बताई थी। अगर आपके पास यहाँ ये याद रखना, ये जो पॉइंट है वो सिर्फ 2 अगर फ्रैक्शंस गिवन है और आपको फाइंड करना हो कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है तभी वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है 1/2 और 1/3, आपसे पूछे बताओ क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वल में रखो और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। अगर वो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, अगर नहीं आए तो इसका मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको करो तो 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर देते हैं क्या 1/2 और 2/4 आपस में इक्विवेलेंट हैं, इन दोनों को इक्वल साइन में रख दो। 1/2 = 2/4, बाय क्रॉस करो, 4 1 द 4, 2 2 द 4, तो देखो 4 और 4 आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है 1/2 और 2/4 आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये चीज़ तभी काम आएगी जब 2 फ्रैक्शंस के लिए पूछ रहा है। अच्छा, वो चीज़ मैंने नहीं बताई थी कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कॉमन केसेस में कभी भी आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो किसी भी फ्रैक्शंस का। अब इसकी लॉजिक में ना जाओ, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि फ्रैक्शन की कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती, तो आप कहोगे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एज अ वैल्यू पूछ रहा है किसी भी फ्रैक्शन का, बताओ 2/0 किसके इक्वल है, 1/0 किसके इक्वल है, तो आप कहोगे इन्फिनाइट के इक्वल है, एंड क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड के इक्वल है, या फिर आप कहोगे कि अनडिफाइंड। आपके पास ऑप्शन आएगा अनडिफाइंड या तो इन्फिनिटी की साइन लगी होगी, तो अनडिफाइंड भी आ सकता है, इन्फिनिटी की साइन भी आ सकती है, या फिर ये भी हो सकता है डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप वहाँ पर ख्याल से टिक कर लेना। तो ये सब चीज़ें मैंने जितनी भी फ्रैक्शन में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो मैंने बता दी। अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस मेथड से लेके चलें। देखो, एक तो है आपके पास सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट अपॉन होल। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आप पार्ट लिखते हो जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है, और डिनोमिनेटर में आप वो कंप्लीट चीज़ लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अ क्लास हैज 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास आर बॉयज़। अब देखो, फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, जिस पार्ट को आपने रिप्रेजेंट करना है। नंबर 2, आपके पास वो कंप्लीट चीज़ होनी चाहिए। अगर आप डेटा को देखो तो आपके पास जो बॉयज़ गिवन है वो आपके पास गिवन है 12 और गर्ल्स आपके पास गिवन है 18। अगर हम यहाँ पर टोटल की बात करें, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल का मतलब क्या होता है, क्लास में जितने भी उन सबको ऐड कर दो, काउंट कर लो। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो टोटल के लिए, तो टोटल क्या होगा 12 + 18, इसका मतलब है टोटल आएगा आपके पास 30। तो इसका मतलब है क्लास में 12 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़ हैं, 18 गर्ल्स हैं, और टोटल हमने फाइंड कर लिया दोनों को ऐड करके। अब आपसे कौन सा फ्रैक्शन पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास आर बॉयज़। बॉयज़ का फ्रैक्शन पूछ रहा है तो कैसे लिखोगे, आपको पता है डिनोमिनेटर में आप लिखते हो कंप्लीट चीज़, तो कंप्लीट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 30, तो आप 30 डिनोमिनेटर में लिख दो। फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, बॉयज़ का। बॉयज़ का नंबर कितना है 12, तो न्यूमिनेटर में 12 लिख दो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना लगेगा 2 6 द 12, 5 6 द 30, इसका मतलब है 2/5 पार्ट आपका क्या है, बॉयज़ का पार्ट है इस क्लास में। तो देखो कितना आसान है, आप इस तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ अ मैन्स वीकली सैलरी इज X एंड ही सेव्स $Y, व्हाट पार्ट ऑफ हिज सैलरी ही स्पेंड। देखो, ये कह रहा है एक बंदा है जिसकी टोटल सैलरी X के बराबर है, तो आप लिख दो टोटल जो है वो आपके पास X है। अब देखो, ये कह रहा है उसने X में से कुछ पैसे जो है, जिसको इसने Y का नाम दिया है, इसने X में से Y को जो है वो सेव कर लिया है। अगर इसने सेव कर लिया है तो जो बचा हुआ है वो कौन सा फ्रैक्शन है, वो कितना फ्रैक्शन है। देखो, अगर इसने टोटल X में से Y को सेव किया है तो जाहिर सी बात है X से आप Y को माइनस करते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपकी सैलरी है, उसमें से अगर आपको कुछ पैसे सेव करने हैं तो जाहिर सी बात है 100 में से ही वो चीज़ माइनस करके कहीं साइड में रखोगे ना। तो देखो, टोटल जो है वो आप जो सेविंग होती है वो X - Y कर दोगे। अब देखो, टोटल में से ये जो आपने पैसे निकालिए ये तो आपके सेव हो गए। अब ये जो पूरी चीज़ हो गई, मतलब कि X - Y हो गया, ये आपकी चीज़ क्या है, ये आपकी चीज़ रिमेनिंग पार्ट है। सही है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है दूसरी स्पेंड की, तो ये आपकी रिमेनिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसके पास X टोटल है, X में से इसने जो है वो सेविंग मनी, जिसको ये Y का नाम दे रहा है, सेव वाले पैसे जो है वो निकाल लिए, तो अब जो रिमेनिंग पैसे बचे वो रिमेनिंग हो गए ना। तभी मैंने क्या कहा कि ये जो है
रिमेनिंग मनी हो जाएंगे। अब ये पूछ रहा है पार्ट स्पेंड का, जाहिर सी बात है इसने कुछ सेव किए, बकाया जो बचे होंगे जो रिमेनिंग होंगे वही उसको स्पेंड करने होंगे। तो अब आप इसका फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, आपको पता है टोटल चीज़ आप लिखते हो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे x, तो देखो टोटल मैंने x लिख दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेंड का मुझे फ्रैक्शन बताओ, इसका मतलब है रिमेनिंग का मुझे फ्रैक्शन बताओ, तो रिमेनिंग का मतलब क्या है x माइनस वाई, तो इसका मतलब है आपका जो फ्रैक्शन बनेगा x माइनस वाई अपान x, इतने जो इसकी सैलरी है वो इसने स्पेंड की। तो पार्ट अपान होल वाले मेथड में आप क्वेश्चंस को इस तरह जो है सोल्व करोगे। दूसरा मेथड हो सकता है कि कोई भी चीज़ गिवन हो और उससे रिलेटेड कोई भी एक पार्ट पूछ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 1/4 का क्या होगा, तो आप क्या करो, जस्ट उस स्टेटमेंट को ही देखो, उस स्टेटमेंट को ही रीड करके ऑपरेशंस को अप्लाई करो। देखो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 ही रखो। ऑफ का मैथ्स में मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और 10 लगा दो। इसका मतलब है 1/4 10 का क्या बनेगा, 2 to the 4 5 to the 10 5/2 बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 1/4 10 का पार्ट कितना बनेगा, तो इसका मतलब है 5/2 बनेगा। स्ट्रक्चर को देख कर ही रखते जाओ। अगर पूछे 1/10 ऑफ 20 या 4 इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाए, अगेन वही मेथड यूज़ करो। 1/10 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20 अगेन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 4 लगा दो। तो आप टेबल लगाओ 10 1 10 2 10 20 और 2 4 8, इसका मतलब है 8 आंसर है। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। बात देखो, व्हेन 300 पीपल्स आर इन हॉल ओनली 2/3 ऑफ सीट्स आर ऑक्यूपाइड, हाउ मेनी सीट्स आर देयर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई, जो भी आपसे पार्ट पूछ रहा है वो कंप्लीट पार्ट का ही पूछेगा, कंप्लीट चीज़ का ही पूछेगा। यहाँ पर ये टोटल सीट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब है इसका कंप्लीट ही अननोन है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो पहले इसका फ्रैक्शन है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई अपनी कंप्लीट चीज़ से, और रिजल्ट में जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका देखो तो पहले आप पार्ट को रखो 2/3 ऑफ रखो। अब देखो ये टोटल सीट्स का ही जाहिर सी बात है पार्ट बताएगा, तो अब यहाँ पर टोटल हमारे पास अननोन है, तो यहाँ पर x लगा दो। तो देखो ये कह रहा है 2/3 ऑफ टोटल सीट्स इज इक्वल टू 300, क्योंकि देखो जितनी सीट्स होंगे उतने ही लोग बैठे, सॉरी जितने लोग होंगे उतनी सीट्स आपकी फिल होंगी, बैठे हुए लोग होंगे। तो अब देखो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अगेन सॉल्व करो, 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक सेम रख दो और 300 रख दो। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर आप टेबल लगाओ 2 1 2 और यहाँ पर आएगी 450 टाइम्स। इसका मतलब है टोटल जो सीट्स हैं आपके पास उस हॉल में 450 सीट्स हैं। देखो कैसे, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा आई थिंक। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है पार्ट का नंबर का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी चीज़ होती है, किसी भी पार्ट को आप फाइंड करना चाहते हो ना, पार्ट ऑफ अ नंबर वो उसके इक्वल में आ जाता है, और यहाँ पर कोई भी एक अननोन होता है। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट की बात हो रही है, यहाँ पर उस कंप्लीट चीज़ की बात हो रही है जिसका आप पार्ट फाइंड करें, और रिजल्ट में जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिख देते हो। यहाँ पर जाहिर सी बात है जितने लोग होंगे उतनी सीट्स भरी हुई होंगी ना। तो यहाँ पर देखो अगर 2/3 जो है वो पार्ट बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है किसी ओरिजिनल से ही वो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तभी। अब ओरिजिनल तो हमारे पास गिवन नहीं है, वो तो अननोन है, तभी मैंने लिखा 2/3 ऑफ ओरिजिनल जो कि अननोन है इज इक्वल टू 300, क्योंकि 300 ही पीपल बैठे हुए हैं। तो देखो एक्स एक अननोन है, उसको एक साइड कर दो, दूसरी क्वांटिटी वहाँ पर जाके सॉल्व करो, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है टोटल 450 इसका आंसर आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड, इसको देख लो। अली रेड 5/8 पेजेस ऑफ बुक, देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रीड, हाउ मेनी पेजेस हैज अली रेड। देखो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन होगा, एक कंप्लीट चीज़ गिवन होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो बुक के पहले जो है वो फ्रैक्शन गिवन है, और उसके बाद जो है वो उसके पेजेस गिवन है, मतलब टोटल पेजेस गिवन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे गिवन है पेजेस, आप पेजेस रख लो, ठीक है। इस तरह का एक टेबल टाइप बना लो। अब देखो ये कह रहा है 5/8 इसने पढ़ लिया है, इसका मतलब है रीड फ्रैक्शन आपके पास 5/8 है। जाहिर सी बात है अगर रीड फ्रैक्शन 5/8 है तो जो रिमेनिंग होगा वो उसने नहीं पढ़ा होगा। तो अनरीड का फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, 1 से माइनस करके। रिमेनिंग फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, 1 से माइनस करके। तो आप अनरीड का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 1 से 5/8 कर दो, तो आपके पास आएगा 3/8। तो इसका मतलब है अनरीड का फ्रैक्शन कितना आया, 3/8। अब यहाँ पर ये आप इसको डिवाइड में लिख दोगे 3/8, ठीक है, ये भी आपके पास 8 है। तो देखो रीड वाला फ्रैक्शन न्यूमरेटर में लिखो, एंड देन डिनोमिनेटर में उसको अनरीड वाला एक रिमेनिंग फ्रैक्शन बना दो। अब इसको आप इक्वल रख दो।
अब देखो जो रेड फ्रैक्शन है उसके पेजेस कितने गिवन है, उसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है। यहाँ पर उसकी क्वांटिटीज गिवन नहीं है, क्योंकि ये देखो कह रहा है अली रेड 5/8 पेजेस ऑफ बुक, देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रीड, मतलब कि जो उसने नहीं पढ़े। इसका मतलब है जो इसने पढ़ लिए थे उसकी क्वांटिटी पेजेस की नहीं गिवन, लेकिन जो इसने अभी तक नहीं पढ़े, जो इसने अभी रहते हैं इसके पढ़ने के लिए, जो अनरीड हैं, अनरीड का फ्रैक्शन तो हमने फाइंड कर लिया और अनरीड का जो पेजेस का नंबर है वो इसने दिया हुआ है 120। अब आप सिंपली इनको x के लिए फाइंड कर दो, 8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 600 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3x। तो अब आप इसको टेबल लगाओ तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 200। इसका मतलब है इसके पास ने जो है 200 पेजेस किसी भी बुक के पढ़ लिए हैं। हाउ मेनी पेजेस इज अली रीड, तो रीड के सामने आप वो क्वांटिटी लगाओ। तो आपके पहले क्या करो, जो गिवन फ्रैक्शन है उसको रखो और उसके नीचे उसका रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करो, और गिवन फ्रैक्शन की अगर क्वांटिटी गिवन है तो वो क्वांटिटी लिखो, अदरवाइज उस पर अननोन लगा दो और उसी के डिनोमिनेटर में वही चीज़ लगाओ जो आपने पार्ट डिनोमिनेटर में लगाया है। जैसे यहाँ पर रीड फ्रैक्शन गिवन था, उसका नंबर अननोन था, अननोन लगा दिया। अब रीड फ्रैक्शन गिवन है तो अनरीड मैंने रिमेनिंग फाइंड करके लिख दिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, और इक्वल टू में यहीं पर पेजेस का जो है वो अनरीड गिवन था तो वो मैंने 120 लिख दिया, और आप बाय क्रॉस करके x के लिए इस तरीके के क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। देखो, जेरी वॉन सम गोल्ड फिश एट द स्टेट फेयर। जेरी कोई भी एक बंदा है या बंदी है पता नहीं, उसने जो है वो किसी मेले में या आप ये समझे किसी फंक्शन में जो है कुछ गोल्ड फिशेस जीती, मतलब आप ये कहें कुछ फिशेस जीती। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/5 ऑफ देम डाइड। ये कह रहा है कि पहले हफ्ते जो है 1/5 पार्ट उन मछलियों का डेड है, खत्म, मर चुकी हैं वो मछलियां। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक 3/8 ऑफ दोज स्टिल अलाइव, मतलब जो अब 1/5 मरने के बाद जिंदा थी उसका पार्ट जो है 3/8 अगेन दूसरे हफ्ते में मर गई। तो अब ये पूछ रहा है कि टोटल 2 हफ्तों में कितनी मछलियां उसके पास मर चुकी हैं, या आप ये कहें अब कितनी बार उसके बची हैं, जिंदा मौजूद है। अब देखो इनको करने का 2 तरीका है। पहले तरीकों में आपको फॉर्मल बताता हूँ जो आप पेपर्स वगैरह में भी करते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज के हवाले से एक डायग्राम वाली चीज होती है। अब देखो, फिर मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि जेरी के पास, अब देखो मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी होती है कि आप कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, बस आपका इक्वेशन बैलेंस रहना चाहिए। तो आप ये समझो कि मिसाल के तौर पर जेरी के पास जो है वो 100 फिशेस थी, उसने जीती थी। तो आप ये समझो टोटल फिशेस जो उसके पास थी, आप समझो वो थी हमारे पास 100। मिसाल के तौर पर कुछ भी हो सकता है, x भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा। फर्स्ट वीक में जो है 1/5 इसकी डेड हो चुकी है, मतलब कि फर्स्ट वीक में जो टोटल फिशेस थी उसका वो पार्ट डेड हो चुका है। इसका मतलब आप लिखोगे फर्स्ट वीक डेथ, फर्स्ट वीक डेथ लिख दो आप। देखो कितना पार्ट है, 1/5 किसका, टोटल का, तो आप मल्टीप्लाई करते हो इस 100 के साथ, तो देखो आपके पास कितना आएगा 5/5 और ये 20 टाइम्स लगेगी। इसका मतलब है पहले हफ्ते में जो उसकी मछलियां हैं 20 मछलियां मर चुकी हैं। अब देखो रिमेनिंग मछलियां कितनी बची, आप क्या करो ओरिजिनल में से ये चीज माइनस कर दो, तो कितनी बचेंगी रिमेनिंग। अब फर्स्ट वीक में रिमेनिंग आप लिखोगे फर्स्ट वीक, ये रिमेनिंग फर्स्ट वीक में कितनी बची, आपके पास बचेंगी 100 में से आप 20 को माइनस कर दोगे, इसका मतलब है 80। अब ये देखो ध्यान से समझो, ये कह रहा है 3/8 ऑफ दोज स्टिल अलाइव। अब जो मछलियां बची हैं ना, इसका मजीद 3/8 पार्ट मर चुका है। तो अगेन आप क्या करोगे, सेकेंड वीक डेथ लिखो, सेकेंड वीक डेथ वो कितनी है, फ्रैक्शन में 3/8 था, 3/8 है। अब 3/8 आपका 100 का नहीं है, क्योंकि देखो पहले 100 टोटल आपके पास थी, उसका जो है 1/5 पार्ट जो है वो फर्स्ट वीक में मर चुकी है मछलियां, तो आपके पास इसका मतलब है 20 मछलियां मर चुकी हैं। तो अब देखो आप जब 20 को इससे माइनस कर दोगे तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 80 मछलियां जो है वो जिंदा हैं। तो ये कह रहा है कि सेकेंड वीक में जाहिर सी बात है जो जिंदा होगा वही मरेगा ना, मरने वाला फिर कैसे मरेगा। तो देखो तभी ये कह रहा है सेकेंड वीक में जो है डेथ हुई है वो उनकी हुई है जो रिमेनिंग जिंदा है। तो इसका मतलब आप इसके साथ 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो ये नंबर कितना आ रहा है 8 और ये आपकी 10 टाइम, इसका मतलब है 30 मछलियां जो है वो सेकेंड वीक में भी फोर्थ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब देखो 80 में से अगेन आप क्या कर दो, अब 30 अगेन ये मर गई तो आप इनको माइनस कर दो। तो इसका मतलब है अब आपके पास जो दोनों हफ्तों के मरने के बाद मछलियां बची है ना, वो आपकी बची है 50। अब आप एक बात याद रखो, हमने कंसीडर किया 100 मछलियां, तो हमारे पास रिमेनिंग टोटल कितनी है, टोटल जो अलाइव है अब 2 हफ्तों मरने के बाद
50। तो इसका मतलब है आपका जब भी जो भी आपका ओरिजिनल नंबर आप कंसीडर करोगे उसका रिजल्ट हमेशा एंड में हाफ ही आएगा। सही है, जैसे मैंने अगर 100 कंसीडर किया तो आपके पास 50 है, इसका मतलब है आपके पास जितनी ओरिजिनल मछलियां थी 2 हफ्तों के मरने के बाद पर्टिकुलर पार्ट्स के बाद आपके पास उसका हाफ बचता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर 50% गिवन हो और ओरिजिनल 100% हो तो आप 50 लगा दोगे। 1/2 भी हो सकता है क्योंकि हाफ फ्रैक्शन के फॉर्म में, या कोई और भी कह सकते हो। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब आपके पास 2 हफ्ते गुजर गए तो अब आपके पास कितनी गोल्ड फिशेस जिंदा है, अलाइव है, वो है आपकी 50। इसका मतलब है ओरिजिनल का हाफ। एक मेथड तो देखो ये है, ये आप पेपर्स में कर सकते हो। दूसरा मेथड भी होता है, उसको अभी आप देख लो, एमसीक्यूज के लिए वो बड़ा अच्छा है और काफी इजी है और जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी आपका सेव करता है। देखो वो मैं आपको बताता हूँ और उससे जो है वो काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और देखो उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, हर चीज को दोनों साइड से देखना है। अगर जिंदा है तो उसका मौत भी देखो, सही है, अगर जमीन है तो आप आसमान भी देखोगे, अगर कुछ चीज खाई है तो वो भी चीज देखोगे, जो चीज नहीं खाई, सही है। ये क्वेश्चन देख लो। अब देखो आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, मैं ये पैटर्न कैसे बना रहा हूँ, डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। देखो ये कह रहे हैं जेरी वॉन्ट सम गोल्ड फिश, अगेन कोई भी नंबर कंसीडर कर दो, फॉर एग्जांपल हम 100 ही कंसीडर करते हैं। तो आप 100 जो है टोटल जो है आपके पास जो भी फर्स्ट गिवन में डेटा हो, कोई भी फर्स्ट क्वांटिटी जो भी हो टोटल वाली, वो आप ओरिजिनल क्वांटिटी आप ये कह लो, वो आप टॉप पर रखोगे। अब देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट वीक में 100 में से 1/5 पार्ट जो है वो मर चुकी है। तो आप डायग्राम बनाओ कि जो 1/5 पार्ट है वो आपका डेड है, मतलब कि वो मर चुकी है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। अगर 1/5 मर चुकी है तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होंगी, अलाइव होंगी। रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो, 1 से माइनस करते। तो इसको क्या कर दो, डायग्राम को इस तरह खींच लो, अलाइव, ए का मतलब अलाइव, बी का मतलब डेड। तो अलाइव हमारे पास कैसे आएंगे, अगर 1/5 इसका मर गया तो अलाइव अब कितनी बचेंगी, 1 में से माइनस कर दो 1/5। तो इसका मतलब आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा जी 4/5, सही है। तो मैं यहाँ पर 4/5 रख देता हूँ डायरेक्ट। चलो मैं इसकी साइड में ये कर भी देता हूँ, 1 - 1/5 आपके पास कितना आएगा, 4/5। अब देखो ये क्या कह रहा है, आगे ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये कह रहा है जो आपके पास जिंदा बची है मछलियां, उनका अगेन 3/8 पार्ट जो है वो सेकेंड वीक में मर चुका है। तो अब देखो ये कह रहा है 3/8 पार्ट अलाइव का। अलाइव देखो आपकी कौन सी साइड पर है, ये वाला है। तो इसका मतलब है आप अलाइव वाले डायग्राम को अब आप खींचोगे। अब ये कह रहा है कि 4/5 का मतलब कि अलाइव का जो पार्ट है उसका मजीद 3/8 पार्ट डेड हो चुका है। अगेन आप डी लगा दो, डेड हो चुका है। आप देखो अगेन अगर 3/8 डेड हो चुका है तो आपका अलाइव कैसे आएगा, रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो, आप यहाँ पर इसका खींच लो, अलाइव पार्ट रिमेनिंग आपका कैसे आता है, अगेन 1 में से 3/8 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 5/8। तो आप यहाँ पर 5/8 रख दो। समझ आ रही बात, सही है। अब ये पूछ रहा है कि टोटल दोनों हफ्तों के मरने के बाद मछलियां कितनी जिंदा बची, मतलब कि अलाइव की बात कर रहा है। तो आप अलाइव के नीचे क्या करो, अगेन डायग्राम को खींचो। अब ये यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब ये कोई भी एक अननोन लगा दो, सही है। अगेन मैं एक दफा ये डायग्राम रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में काफी अच्छा खासा काम आएगा। देखो जेरी के पास कोई भी एक ओरिजिनल गोल्ड फिशेस थी, उसके बाद कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी अननोन भी कंसीडर कर सकते हो, कोई क्वांटिटी भी कर सकते हो। 100 इजी, आप 100 को कर दो। मिसाल के तौर पर उसके पास 100 जो है वो गोल्ड फिशेस थी, उसमें से जो है उसकी पहले वीक में 100 का 1/5 पार्ट डेड हो गई, मर चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो देखो अगर 1/5 मर चुकी हैं तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होंगी, रिमेनिंग अलाइव होंगी। तो रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकालते हो, 1 से माइनस करते हैं। तो आप 1/5 को 1 से माइनस करोगे तो आपके पास अलाइव का फ्रैक्शन क्या आएगा 4/5। अब ये कह रहा है अब जो जिंदा बच गई है ना, तो आप जिंदा वाले जो है डायग्राम को मजीद खींचोगे, अलाइव वाले डायग्राम को मजीद खींचोगे। जब आपने इसको खींचा तो देखो अब ये कह रहा है जो आपके पास जिंदा रह गई उसका मजीद 3/8 पार्ट मर चुका है। तो इसका मतलब है आप इसको खींचो और डेड वाला पार्ट लगा दो, 3/8 इसका मर चुकी है। अब देखो अगेन रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, अगर 3/8 इसका मर चुकी है तो रिमेनिंग आपका क्या होगा, अलाइव होगा। और रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो, 1 से माइनस करके। तो 1 से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा अलाइव, 5/8। अब आपके पास 5/8 अलाइव है। तो अब ये पूछ रहा है जब ये 5/8 अलाइव तो है, इनका मुझे टोटल नंबर बताओ, अब ये कितनी मछलियां अलाइव है। तो इसका मतलब है अलाइव का पूछ रहा है, तो आप अलाइव के अगेन नीचे डायग्राम को खींचोगे और उसकी जगह एक अननोन लगा दो क्योंकि अब यही पूछ रहा है। अब कैसे आंसर कैसे आएगा, अगर डेड के नीचे कह रहा होता तो आप डायग्राम को उस हिसाब के खींचते, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ऐसे और भी आएंगे, आपको जब आप 3-4 कर लोगे तो आपको आसानी लगेगी।
अब आप देखो फाइनल रिजल्ट कैसे निकालोगे। आप देखोगे कौन सी तरफ जो है डायग्राम सबसे लंबा जा रहा है, कौन सी तरफ से जो है डायग्राम सबसे बड़ा जा रहा है। उन सब चीजों में जो भी शुरू से लेकर एंड तक क्वांटिटीज है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो सबसे एंड पर क्वांटिटी हो ना, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, उसको आप इक्वल में रखोगे। देखो अब देखो कौन सा डायग्राम सबसे बड़ा आपको लग रहा है। ये देखो यहां से लेके ये जा रहा है, फिर अगेन यही जा रहा है, यही जा रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड आपकी डायग्राम की सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन जो एंड में क्वांटिटी बचेगी ना, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, वो आप इक्वल टू में रखोगे। तो देखो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 को, आप यहाँ पर 100 लिख दो। अगेन आप ये किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जिस तरफ ये डायग्राम जा रहा है 4/5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये मजीद किस तरफ जा रहा है, 4/5 5/8 की तरफ, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एंड आखिरी आपकी जो क्वांटिटी होगी उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको आप इक्वल टू में रखोगे। जो ये लास्ट बच गई, अब ये लास्ट है। अगर इसके मजीद डायग्राम आगे बढ़ता, ये अभी एंड नहीं होती, तो इसको हम बाद में और मजीद जो है मल्टीप्लाई करते जाते, जब तक एंड क्वांटिटी नहीं आ जाती, कोई भी अननोन हो या नोन हो, उसको आप इज इक्वल टू में रखोगे। अब आप देखो आंसर आ गया। इसका मतलब आपके पास ये x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, 5 5 के साथ कैंसिल, और ये कितना होगा 2 4 दा 8, 4 1 दा 4, 2 1 दा 2, 5 2 दा 10 और 50। इसका मतलब है x का वैल्यू कितना है, 50 है। अगेन आपको एमसीक्यू पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या गिवन है। हो सकता है वो ये ओरिजिनल में x दे दे, अब जो पूछे कि 2 हफ्तों मरने के बाद कितनी बचेंगी, इसका मतलब उसका हाफ बचेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा उस वक्त 1/2x। अगर आपके पास 100 ओरिजिनल है तो उसका हाफ क्या है 50। आपने वो वाला मेथड भी देखा, आपके पास जो है 50 आया, इसमें भी आपका 50 आया। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन मैं और भी ऐड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेना। उससे पहले मैं ये 2 क्वेश्चन समझा लूं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर इलेप्स बिटवीन 11:50 to 12:14। इसका मतलब है इस दौरान कितना वक्त एक घंटे के हिसाब से गुजरा। देखो 11:50 से लेकर 12:14 तक कितने मिनट्स बनेंगे, 24 मिनट। तो आप 24 को न्यूमरेटर में लिख दो, और कितने हिसाब से पूछ रहा है, हावर के हिसाब से। अब देखो ये मिनट्स में आपने कन्वर्ट किया है, तो हावर्स को भी आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 आप डिनोमिनेटर में लिख दो। अब इसको सोल्व करो, 3 कितनी टेबल लगेगी, 3 की लगा दो, 8 3 24, और यहाँ पर 20 टाइम्स लगेगी। अगेन 4, और यहाँ पर लगेगी 10 और 2 और 5, तो इसका मतलब है 2/5 आपका फ्रैक्शन बनेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, पहले तो यहाँ तक सॉल्व करो, उसके बाद आगे जाओ। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, अगेन स्ट्रक्चर को देखो, 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अ नंबर, कोई भी अननोन है, ए लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है इक्वल्ड, और 15 गिवन है। सिंपली ए को फाइंड करो, 3 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 45। अब देखो ये पूछ रहा है देन 3/10 ऑफ अ नंबर, मतलब कि जो आपने नंबर फाइंड किया उसका 3/10 पार्ट कितना होगा। सिंपली 3/10 ऑफ 45 आपने फाइंड किया। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 द 10, 9 5 द 45, इसका मतलब है 9/27/2 इसका पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, और भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो आप देख लेना। 3/5 ऑफ अ क्लास दैट इंक्लूड 10 गर्ल्स आर बॉयज। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेटा में बॉयज गिवन है और कौन सी डेटा गर्ल्स के लिए। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है इफ 3/5 ऑफ अ क्लास दैट इंक्लूड 10 गर्ल्स, इसका मतलब है उस क्लास में 10 गर्ल्स मौजूद हैं, और उसका जो क्लास का 3/5 पार्ट है वो आपका बॉयज है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। अब देखो आप डेटा लिखते जाओ, तो ये आपसे पूछ रहा है इफ 3/5 ऑफ क्लास दैट इंक्लूड 10 गर्ल्स आर बॉयज, इसका मतलब है बॉयज का जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है ना, वो आपके पास गिवन है 3/5। अच्छा अब देखो बॉयज का फ्रैक्शन 3/5 गिवन है, तो रिमेनिंग आपकी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, जाहिर सी बात है। तो रिमेनिंग पार्ट आप कैसे फाइंड करते हो, 1 से माइनस करते हो, ये मैंने आपको बताया था। तो आप गर्ल्स का कैसे फ्रैक्शन फाइंड करोगे, तो आप गर्ल्स का फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे, आप करोगे 1 से माइनस बॉयज के फ्रैक्शन, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2/5। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या रख दोगे, 2/5। तो देखो आपके पास क्या आ गया, गर्ल्स का भी फ्रैक्शन आ गया, बॉयज का भी फ्रैक्शन आ गया। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है कि 10 गर्ल्स ऑलरेडी क्लास में, इसका मतलब है गर्ल्स का जो नंबर है वो हमें दिया हुआ है। हाँ गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, तो आपके पास गर्ल्स का नंबर ऑलरेडी मौजूद है, वो है 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल। लेकिन टोटल से पहले हमें क्या फाइंड करना होगा कि उस क्लास में टोटल कितने बॉयज है। तो आप कहोगे बॉयज का अगर मैं नंबर देखूं टोटल कितने हैं, तो वो मुझे फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल के लिए जितने बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल हमारे पास आ जाएगा।
अब आप ये देखो कि बॉयज का फ्रैक्शन 3/5 गिवन था, रिमेनिंग पार्ट आप 1 से निकालते हो, 1 से माइनस करते हो, तो देखो मैंने गर्ल्स का पार्ट निकाल दिया। गर्ल्स आपके पास 10 गिवन है, अब ये पूछ रहा है बॉयज कितने, मतलब ये हमने डेटा बनाई कि हमें पहले बॉयज चाहिए, उसके बाद हम टोटल निकालेंगे। अब देखो आप कैसे करोगे, अब आप ये देखो ये जो बॉयज का फ्रैक्शन है 3/5, इसको आप यहाँ ऐसे रखो, तो देखो बॉयज का फ्रैक्शन 3/5 इज इक्वल टू कितने बॉयज के बराबर है, ये चीज हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पर एक अननोन लगा दो, x लगा दो, क्योंकि हमें बॉयज का नंबर नहीं पता, ये हम फाइंड कर रहे हैं। अपान में आप क्या कर दो, गर्ल्स का फ्रैक्शन लिखो, कौन सा फ्रैक्शन है गर्ल्स का 2/5 इज इक्वल टू में देखो कौन सी चीज आएगी, गर्ल्स टोटल कितनी है इस नंबर के साथ 10, तो आप 10 लिख दो। अब देखो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके सामने क्या बचता है 3/2 इज इक्वल टू x/10, यहाँ पर अपान लगा दे, सही है। तो ये देखो 3/5 बॉयज का जो है वो फ्रैक्शन है, और वो हमें पता है, पता नहीं किस नंबर के इक्वल टोटल बॉयज कितने हैं, तो हमने x लगा दिया। 2/5 जो है क्लास की, ये क्या है गर्ल्स का फ्रैक्शन है, और हमें गर्ल्स का नंबर भी मौजूद हो, तो ये मैंने इसके इक्वल में रख दिया। अब देखो डिनोमिनेटर के साथ 5 कैंसिल हो गया इसके साथ, अब आपके सामने क्या बचता है 3/2 इज इक्वल टू x/10। अब आप इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 2x, और आप इनकी टेबल लगाओ तो आपके पास आएंगे 2x 15। अब देखो ये 15 किसका नंबर आया, बॉयज का है, इसका मतलब है अब आपके पास बॉयज की भी डेटा आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल क्लास में कितने बच्चे, इसका मतलब आप बॉयज और गर्ल्स को आपस में ऐड कर दो, टोटल आपके पास आएंगे b प्लस g, आप कह रहे हैं बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज आपके पास कितने आए 15, गर्ल्स आपके पास गिवन थी 14, इसका मतलब आपके पास क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने 25। तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को भी देखते हैं। अच्छा ये चीज आपको समझ आ गई या मैं रिपीट कर दूं, एक बार इसको देख लें या फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। तो देखो रिपीट कैसे करेंगे, आपके पास जो गिवन है कि बॉयज का फ्रैक्शन 3/5 है, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पार्ट हम कैसे फाइंड करते हैं 1 से माइनस करते हैं, तो देखो मैंने गर्ल्स का पार्ट निकाल लिया। अब देखो गर्ल्स हमारे पास गिवन है कि 10 मौजूद है, अब हमें बॉयज चाहिए ताकि हम टोटल फाइंड करें, क्योंकि टोटल जाहिर सी बात है क्लास में बॉयज और गर्ल्स का मिलकर बनेगा। तो देखो बॉयज का जो फ्रैक्शन है 3/5 वो किसके इक्वल है, उसका नंबर टोटल कितना है ये हमें नहीं पता था, तो मैंने x लगा दिया वहां। अब आप क्या करोगे, अपान में लिखो गर्ल्स का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे नंबर के नीचे, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन मैंने अपान में लिखा 2/5, ये किसके इक्वल है 10 गर्ल्स के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो अब आप देखो 5 के साथ कैंसिल हो गया, आपके सामने बचा 3/2 इज इक्वल टू x/10, बाय क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 15। अच्छा ये 15 बॉयज का वैल्यू है, अब आपको चाहिए क्वेश्चन में टोटल, तो टोटल आप कैसे करोगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो आपके पास आएगा 15 प्लस यहाँ पर आपके पास 10 गिवन है ना गर्ल्स, तो 10 इज इक्वल टू 25। At 1/3 of a cake and Jason ate 3/2 of it, how much they both ate the cake। इसका मतलब देखो अली ने जो है वो 1/3 किसी पर्टिकुलर केक का खाया, और जो है वो जेसन ने 3/2 खाया, तो इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है कि दोनों ने कितना मिलकर खाया, तो आप क्या कर दो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। पहले कैसे ऐड करोगे 1/3 प्लस 3/2 को आपस में ऐड कर दो, एलसीएम क्या आएगी 6, और ये आपकी क्या आएगी 2, और ये आपका आएगा 9, इसका मतलब है 11/6 आपका उन्होंने केक टोटल खाया है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देख लो, ऑन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट्स 25 माइल्स, हाउ मेनी इंचेस वुड बी नेसेसरी टू रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 275 माइल्स। अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी एक मैप है, कोई भी एक नक्शा है, उसमें जो है वो 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 25 माइल्स को। पता नहीं क्यों एमसीक्यूज के टाइम में मेरी मार्कर जो है उसकी खत्म हो जाती है, क्या करें, खैर रिफिल कर देते हैं। अब देखो ये कह रहा है किसी, ये कौन सा एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आपका था 21। अब देखो 22 में कह रहा है कि 1 इंच जो है वो आपका 25 माइल्स के बराबर है, तो बताओ कितने इंचेस जो है वो 275 माइल्स के बराबर होंगे। तो आप क्या कर दो 275 को जस्ट 25 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि एक आपका कितने बराबर है 25 के, जाहिर सी बात है आपको अगर इंचेस निकालने तो आप क्या कर दो सिंपली डिवाइड कर दो। तो कौन सी टेबल लगेगी, आपकी टेबल लगेगी 25 की लगा दो, और ये आपकी 25 की टेबल कितनी दफा लगेगी, मेरे ख्याल से 11 टाइम्स। अच्छा हाँ 11 इसका आंसर है, तो इसका मतलब है 11 टाइम्स, तो आपका 11 इंचेस कितने के बराबर होंगे 275 माइल्स के, तो 11 इंचेस आपका आंसर है। कभी क्या हो सकता है कि माइल्स दे दें इंच फाइंड करने, ये जैसे मिला था
कभी कभी कहेंगे कि भाई इंचेस इतने, तो बताओ कितने माइल्स होंगे, तो उस केस में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। जैसे आपके सामने यहाँ पर गिवन हो फॉर एग्जाम्पल 1 इंच बराबर है 25 माइल्स के, तो बताओ 11 इंचेस कितने के माइल्स के बराबर होंगे, तो आप क्या कर दोगे, सिंपली 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 275। सही है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। A factory employs M men and W women. What part of its employees are women? अब देखो जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आती हैं आईपी में, ये आपको ध्यान से रखना है। तो देखो ये कह रहा है कि कोई भी एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें जो है नंबर ऑफ मैन कितने हैं, मैन आपके पास गिवन है एम, सही है, एम मैन है आपके पास। वुमेन आपके पास कितनी गिवन है, आपके पास गिवन है डब्ल्यू। तो देखो ये आपका जनरल फॉर्म में जस्ट जो है दिया हुआ है। अब देखो अब ये पूछ रहा है कि What part of its employees are women? तो इसका मतलब है ये वुमेन का जो है वो फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब आपको शुरू के मैंने शायद लेक्चर 1 में ही आपको बताया था कि आप कैसे पता करोगे कौन सा नंबर आपका न्यूमरेटर है और कौन सा नंबर आपका डिनोमिनेटर है। अब देखो न्यूमरेटर में आप वो चीज लिखते हो जो आपको पार्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो आपको पार्ट चाहिए, और डिनोमिनेटर में आप लिखते हो टोटल। सही है, अगर मैं आपसे इस चीज का टोटल पूछूं कि मतलब कि एक फैक्ट्री है, जैसे अभी आपने क्लास वाला किया कि क्लास का टोटल क्या था, गर्ल्स और बॉयज का नंबर टोटल, तो देखो एक कंपनी जिसमें मेन भी काम करते हैं और जो है वुमेन भी काम करती हैं, तो बताओ इन टोटल एम्प्लॉयज का नंबर क्या होगा उस फैक्ट्री में, जाहिर सी बात है इन दोनों का सम होगा। तो देखो आप टोटल क्या कर दो, इनका सम कर दो, टोटल बराबर होगा एम प्लस डब्ल्यू के। इसका मतलब है टोटल आपका क्या है, मेन प्लस वुमेन। तो देखो ये फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, वुमेन का, तो आप देखो न्यूमरेटर में वो रखोगे जिसका वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, उसका नंबर रखोगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल लिखो। तो आपका ये फ्रैक्शन कैसे बनेगा, टोटल आपका क्या है, अब आप एम प्लस डब्ल्यू, तो वो आपने चीज डिनोमिनेटर में रख दी। और अब ये किसका पूछ रहा है, पार्ट वुमेन का, तो देखो वुमेन का नंबर कौन सा है, डब्ल्यू, तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर में डब्ल्यू लिख दो। तो देखो ये वाला फ्रैक्शन जो है आपका बनेगा वुमेन का फ्रैक्शन, वुमेन पार्ट फ्रैक्शन। तो आपका यहाँ पर जो है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए मेरे ख्याल से W अपॉन एम प्लस एम, एम प्लस डब्ल्यू सही है, ये आपका वुमेन का फ्रैक्शन होगा। ईच बैग ऑफ द टोकन वेज 5 होल 3/4 पाउंड्स, हाउ मेनी पाउंड्स टू 10 बैग्स वेट। अब देखो आपके पास किसी एक बैग का वजन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है अगर इसकी जगह 10 ऐसी बैग्स होती तो इसका टोटल वजन कितना होता, तो आप क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे, पहली जो है एक बैग का वजन दिया हुआ है 5 होल 3/4। अब देखो इसको आप क्या करो, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो या डेसिमल में कन्वर्ट करो, और देन जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल आएगा। इसमें आंसर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही, तो आप क्या करो, इनको पहले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, तो इम्प्रॉपर में कैसे करोगे, 5 4 20 प्लस 3, इसका मतलब है 23/4। तो 23/4 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि ये 10 बैग्स का पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 to the 4, यहाँ पर आएगा 5 to the 10। तो आपकी यहाँ पर अगेन टेबल लगेगी, 5 3 था 15, 1 आपका ऊपर जाएगा और यह हो जाएगा 115 और अपान में 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद ये पहले मैं बोर्ड मिटा दूं। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आपका जो x वैल्यू है वो आपका बराबर है 5/9 के, और y वैल्यू जो है वो आपका बराबर है 2/3 के। तो मुझे x/y की वैल्यू बताओ। सिंपली देखो x का वैल्यू x की जगह पुट कर दो, y का वैल्यू y की जगह पुट कर दो। कैसे करोगे, x की जगह लिखो 5/9, y की जगह लिखो 2/3। ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, कंपाउंड फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। तो आप इसको कैसे करोगे, मैंने आपको टेक्निक बताई थी, 5/9 है, ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड का साइन लगाओ, 2/3 डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में, 5/9 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप देखो कोई टेबल लग रही है, 3 3 का 9, 3 1 का 3, और ये आप कोई टेबल नहीं लग रही, इसका मतलब 5/9 में आपका आएगा 6। तो 5/6 आपका आंसर मौजूद है, जी हाँ, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, इफ सना हैज A hours of work, अगेन उसी टाइप का आ रहा है, एंड शी हैज वर्क फॉर B hours, व्हाट पार्ट ऑफ हर वर्क इज येट टू बी डन। अब देखो सना कोई भी एक लड़की है, उसके पास जो है A hours जो है वो वर्क है, देखो उसके पास जो वर्क है वो आपका A hours, इसका मतलब उसके पास A hours वर्क है। टोटल ये समझो, टोटल उसके पास कितना काम है, A hours, एंड शी हैज वर्कड फॉर B hours, उसने B hours टोटल कर लिया है। तो देखो इसका मतलब है जो कंप्लीटेड वर्क है, आप ये लो कंप्लीटेड वर्क है आपका, वो आपका B है। तो ये आपसे उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, इसका मतलब है रिमेनिंग पूछ रहा है। तो रिमेनिंग क्या कर दोगे आप, सिंपली कंप्लीटेड में से जो इसका वर्क है वो आप
माइनस कर दो तो क्या होगा आपका टोटल वर्क कितना है ए, उसने जितना कर लिया है वो आप माइनस कर दो, मतलब कि माइनस का बी होगा कंप्लीट, उसने बी वाला कर लिया तो आप उसको बी को माइनस कर दो। अब ये कौन सा वर्क बन गया आपका, ये आपका बन गया रिमेनिंग वाला जो अभी इसको करना है, जो अभी तक इसने नहीं किया। देखो टोटल वर्क सना के पास ए है, उस ए में से उसने बी वर्क कर लिया है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग कैसे आएगा, टोटल में से जो उसने कर लिया वो आप माइनस कर दो, तो टोटल ए में से मैंने माइनस को कर लिया बी, तो मेरे पास ये रिमेनिंग आ गया। अब ये फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, ये रिमेनिंग का ही फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखो जिसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब ये रिमेनिंग का पूछ रहा है, टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में लिखो, इसका मतलब टोटल आपके पास क्या है ए, तो ये बनेगा आपका फ्रैक्शन ए माइनस बी अपान में ए, तो आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ए माइनस बी अपान में ए वाला, सही है। अच्छा 36 विच फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आपको मैंने पढ़ाया था कौन सा जो फ्रैक्शन होता है ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, एक होता है आपका इम्प्रॉपर और दूसरा होता है आपका कौन सा होता है मिक्स्ड, तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है आपका ऑप्शन बी इम्प्रॉपर, मिक्स्ड इसमें नहीं गिवन, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उमेर स्पेंड 0.06 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन मंडे, 0.25 ऑन ट्यूसडे, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आता है उसको आप सिंगल सिंगल करके करते हैं, on Tuesday and 0.50 on Wednesday, remaining money spent on Thursday, what fraction of his pocket money he had on Thursday। अब देखो सिंपल है, जस्ट एडिशन का ही आपसे क्वेश्चन है। देखो उमेर कोई भी एक बंदा है, उसने जो है अपनी पॉकेट मनी का 0.06 मनी जो है मंडे पर खर्च किया, मंडे पर उसने कितना खर्च किया 0.06, ट्यूसडे पर उसने कितना खर्च किया 0.25, सही है, वेडनेसडे पर उसने कितना खर्च किया 0.50, तो हमसे ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग मतलब इनका जो अलावा इसके पास बचा पॉकेट मनी में से उसने थर्सडे पर वो स्पेंड किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी ही हैड ऑन थर्सडे। देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आप पहले ये निकालोगे इसने टोटल खर्चा कितना किया, देखो टोटल के लिए आप क्या करोगे, इन सबको आपस में ऐड कर दो, तो कितना होगा 6 और 5 11, आपका ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 5 8, इसका मतलब है 0.81 इसने जो है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिलाकर खर्च किया। इसका मतलब है आप देखो फ्रैक्शन अगेन टोटल क्या होता है 1, रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकाल दो 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो 1 माइनस कैसे करोगे 0.81, इसका मतलब ये आपका आएगा, आई होप ये डेसिमल में आपने पढ़ा होगा, तो ये कितना आएगा आपके पास आएगा 0.19, सही है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो 0.19 ही आएगा। अब देखो ये पूछ रहा है कि अब देखो ये कितना है, ये आया इसका थर्सडे का खर्चा, सही है, क्योंकि देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पर इसने टोटल इतना किया, जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग है उसने ये कह रहा है कि थर्सडे पर स्पेंड किया, तो जाहिर सी बात है टोटल आपके पास 1 होता है, 1 में से आपने इन तीनों दिन का जो भी खर्चा था उसका माइनस कर दिया, रिमेनिंग आपका क्या है 0.19, इसका मतलब ये उसका रिमेनिंग खर्चा जो इसने किया है थर्सडे पर किया है, और ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी ही हैड ऑन थर्सडे, तो थर्सडे पर बस यही आ गया 0.19, ये है आपका रिमेनिंग पार्ट। अगर यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है या आगे फ्रैक्शन में, तो आप क्या कर दो पॉइंट खत्म कर दो, उसकी जगह 0 लगा दो 1 लगा दो, उसके नंबर से 19 अपान में 100 आपका इसका आंसर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, सही है। जितने भी खर्चे हैं उनको ऐड कर दो, टोटल में से माइनस कर दो, और रिमेनिंग जिसका पूछा है थर्सडे का बस वो आप डेसिमल लगा दो, उसको आप फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दो। उसके बाद क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग अ नंबर 1/2 एंड देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 1/3/4 इज इक्वल टू परफॉर्मिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द नंबर। बिल्कुल सिंपल है, आप देखो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर 1/2, किसी भी नंबर के साथ आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, 1/2 x आ गया, तो ये कह रहा है इसका रिजल्ट है उसको आप डिवाइड कर दो 3/4 के साथ, तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2 x ही आएगा, इसको आप डिवाइड कर दो किसके साथ 3/4 के साथ, तो मैंने 3/4 के साथ डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगा इसका मतलब वो आपको क्या करना है नंबर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाइंग वाला खुद ही कह रहा है, अब आपको ये जस्ट बताना है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप सिंपली x के लिए सॉल्व करो, कैसे करोगे x के लिए भी क्यों रखो भाई, ये होगा 1/2 x रखो, अगेन ये डिवाइड हो रहा है तो 3/4 रखो आप, और इसको कन्वर्ट कर दो 1/2 x मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो 4/3, तो ये आपके पास आएगा 2/3, तो 2/3 वो एक ऐसा नंबर है जिसको आप उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मल्टीप्लाइंग बाय 2/3। अगेन देखो मैं ये समझा देता हूँ, आपके पास जो है 1/2 किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हो, उसका जो रिजल्ट आएगा जाहिर सी बात है 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 1/2 x ही आएगा, उसके रिजल्ट को मैंने डिवाइड कर दिया 3/4 के साथ, क्योंकि ये कह रहा है डिवाइड कर दो,
डिवाइड कैसे किया, डिवाइड में रखा, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास क्या है आंसर 2/3x। तो इसका मतलब है 2/3 वो नंबर है जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अक्सर read 2/5 of the book in one day, remaining of the book was read on the next day। अगेन देखो सेम कंडीशन, दो पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। अक्सर ने जो है 2/5 ऑफ द बुक इन वन डे पढ़ लिया है, इसका मतलब है जो रेड पार्ट है आपके पास वो है आपके पास 2/5। तो एंड देन रिमेनिंग ऑफ द बुक वाज रेड ऑन द नेक्स्ट डे, तो रिमेनिंग बुक का फ्रैक्शन क्या होगा, अगेन आप इसको माइनस कर दो। आप ये कह लो रिमेनिंग जो बुक है उसने सेकंड डे पर तो पढ़ा, लेकिन उसका पार्ट कैसे आएगा 1 - 2/5, इसका मतलब है कितना आएगा 3/5 उसका रिमेनिंग है। आप ये कह लो ये डे 1 के लिए है, ये है आपका डे 1 में इसने पढ़ा, तो रिमेनिंग डे 2 पे पढ़ा, इसका मतलब मैंने रिमेनिंग निकाल लिया, ये आपका डे 2 पर इसने फ्रैक्शन पढ़ा। किसी भी बुक का आई होप मैथ्स ना हो। व्हाट पार्ट ऑफ द बुक वाज रेड ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पर देखो 3/5, तो आपका यही आंसर आ गया, ऑप्शन ए लिखा हुआ है। और किसी में अच्छा इसमें भी है तो आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इफ बुक कंटेन 150 पेजेस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक रेड ऑन फर्स्ट एंड नेक्स्ट डे। अब देखो टोटल जो बुक में पेजेस है ना वो आपके पास है 150। डे 1 में उसने 2/5 पढ़ा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो उसने नेक्स्ट डे पे पढ़ा, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग को आप क्या करते हो 1 से माइनस कर दो, तो मेरे पास आया 3/2। इसका मतलब है डे 1 में उसने पढ़ा, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ 2/5 और सेकंड डे पे पढ़ा 3/5 पार्ट। अब आपके पास टोटल पेजेस 150 है, तो ये पूछ रहा है कि डे 1 में उसने कितने पेजेस पढ़े और डे 2 में उसने कितने पेजेस पढ़े। सिंपली डे 1 के लिए आप क्या कर दोगे, डे 1 के फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 को पहले मल्टीप्लाई करो 150 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 30। इसका मतलब पहले दिन इसने पढ़े थे 60 पेजेस। अगेन डे 2 के लिए आप क्या करोगे, डे 2 के लिए आप 3 फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/50 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा जी 3 और इसका मतलब है 90। तो देखो 90 और 60 150 पे हो रहा है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसने पहले दिन जो है 60 पेजेस पढ़े और दूसरा दिन जो है वो 90 पेजेस पढ़े। ये आपका कोई सिंध बोर्ड का क्लास 6 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 640 स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल एक स्कूल में बच्चे जो हैं वो आपके पास हैं 640, तो 640 आपके पास टोटल है। 3/10 ऑफ द स्टूडेंट्स यूज ऑन व्हीकल्स, इसका मतलब है व्हीकल्स में जो आते हैं वो आपके पास हैं 3/10। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, आपके पास आएगा 3 को मल्टीप्लाई कर दो 64 के साथ, आपके पास आएगा 3 4 12 3 6, इसका मतलब 192 आपके व्हीकल्स पर आते हैं। यहीं से हमने नंबर निकाल लिया। 5/8 आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप यहाँ पर लिख दो पब्लिक 5/8। अगेन आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 640 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा मेरे ख्याल से 400। सही है। तो ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो है वो आपके पैदल आते हैं, तो बताओ कितने बच्चे पैदल आते हैं। अब ये नंबर पूछ रहा है, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा। देखो रिमेनिंग बच्चे कैसे आएंगे जो फुट पर आ रहे हैं। देखो अगर टोटल 640 है और उनमें से जो है वो गाड़ियों पर आ रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स, तो आप इनको क्या कर दो, पहले ऐड कर दो इनको। जब आप ऐड कर दोगे आपके पास आएगा 592। तो देखो ये सारे गाड़ियों पर आ रहे हैं अगर, और टोटल आपके पास ये है, तो आपके पास रिमेनिंग जो बचेंगे वो जाहिर सी बात है कौन से बच्चे होंगे, जो पैदल आ रहे हैं। तो आप क्या कर दो 640 टोटल में से 592 को माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा जी 8 और यहाँ पर कितना आएगा 4। इसका मतलब है 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैदल आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 48। 15,000 she gave 16/29 part of it to her mother and 1/4 part of the remainder in zakat fund. What was the amount left with her? अब देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मायरा के पास जो टोटल पैसे, ऐसे समझिए मायरा के पास जो जितनी भी टोटल कैश है उसके पास है वो 58,000। उसने 58,000 में से जो है 16/29 पार्ट अपनी मदर को दिया। तो आप क्या कहोगे, मदर को उसने कितने दिए 16/29 पार्ट, इसका कितना बनेगा आप वो पहले निकाल लो। तो आपके पास ये आएगा 29 की टेबल 2 टाइम लगेगी। इसका मतलब है इसने अपनी माँ को 32,000 रुपए दिए। तो देखो अगर इसने अपनी माँ को 32,000 रुपए दिए तो अब इसके पास रिमेनिंग कितने होंगे, टोटल में से माइनस कर दो। तो जब आप 58,000 में से 32,000 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास भाई रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से 26,000 रुपए। तो इसका मतलब है अब इसके पास कितने बचे 26,000 रुपए। अब देखो ये कह रहा है कि रिमेनिंग जो है, इसका मतलब अब इसके पास जो 26,000 बचे इसमें अगेन इसका 1/4 पार्ट जकात में दे दिया। तो आप क्या करो, इसी का जो जकात वाला नंबर निकाल लो। 1/4 को मल्टीप्लाई करो 26,000 के साथ, तो आपके पास कितनी आएगा
टू टाइम टेबल लगेगी 13,000 दफा और ये आपकी लगेगी 6,500 दफा। तो इसका मतलब है इसमें ज़कात में पैसे कितने दिए 6,500। तो अब ये पूछ रहा है इसमें ज़कात और अपनी माँ को पैसे देने के बाद इसके पास कितने टोटल बचे। तो आप क्या करो 26,000 में से इसको माइनस कर दो। 26,000 में से जब आपने 6,500 माइनस किया तो वो बचेगा 19,500। तो पहले उसके पास कितने थे 58, उसमें से फिर 16/29 पार्ट उसने अपनी माँ को दिया, इसका मतलब 32,000 वो हमने माइनस कर दिए। और जब वो माइनस किया जो रिमेनिंग पार्ट था उसका अगेन उसने 1/4 पार्ट जकात में दे दिया। तो उसके पास उसने जकात में दिए 6,500 को हमने 26,000 से जब माइनस किया तो उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट था वो था 19,500। देखो 2/5 of a faculty of a hospital are women, 14 of the men of the faculty are unmarried while 2/3 of the male are married. What will be the total number of faculty members? अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं है, आप इजी के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी। अब देखो ये कह रहा है कोई भी एक हॉस्पिटल है उसकी जो फैकल्टी है ऐसा समझिए उसका जो टोटल स्टाफ है उसमें से जो है 2/5 वुमेन है। इसका मतलब है वुमेन का जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है वो आपके पास गिवन है 2/5। 14 ऑफ द मेन ऑफ द फैकल्टी आर अनमेरिड। इसका मतलब है ये टोटल नंबर मेल भी नहीं बता रहा, ये बता रहा है ऐसे मेल जो अनमेरिड है जिनकी अभी शादी नहीं हुई माशाल्लाह सिंगल है। तो इसका मतलब है अनमेरिड आप लिखोगे अनमेरिड मेल जो है अनमेरिड, यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ कितने हमारे पास 14 और जो मैरिड मेल है हमारे पास उसका अगर फिर से फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं वो है हमारे पास 2/3। तो ये पूछ रहा है कि भाई टोटल फैकल्टी मेंबर कितने हैं। अब देखो टोटल फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले टोटल नंबर ऑफ मेल होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि भाई टोटल स्टाफ कितना है, टोटल फैकल्टी कितनी है। तो देखो पहले तो हम निकालते हैं कि भाई मेल कितने होंगे हमारे पास। अच्छा वुमेन वगैरह नहीं दी हुई, यही डेटा गिवन है ना 14 ऑफ द मेन ऑफ द फैकल्टी आर मेल, राइट सही है। देखो वुमेन आपके पास गिवन है 2/5 और मेल जो आपके पास है वो मैरिड और अनमेरिड की कैटेगरी में दिए हुए हैं। अच्छा इसको हम डायग्राम के मेथड से भी कर सकते तो थे आई थिंक, खैर पहले हम इसी से कर लेते हैं। अब देखो अनमेरिड मेल है आपके पास 14 और मैरिड मेल है आपके पास 2/3। अगर देखो मैरिड मेल 2/3 है तो जो अनमेरिड होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा 1 में से माइनस कर दो। तो इसका फ्रैक्शन अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 1/3। तो देखो अनमेरिड का फ्रैक्शन 1/3, मैरिड का 2/3, अनमेरिड का नंबर गिवन है और इसका हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अनमेरिड मेल है ना भाई, हाँ अनमेरिड मेल जो है इसका फ्रैक्शन रखो 1/3 और इसका फ्रैक्शन डिवाइड में रखो 2/3। 1/3 का नंबर गिवन है 14, इसका नंबर नहीं गिवन आप इसका अननोन रख दो। 3 से कैंसिल, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा जी 1/2 इज इक्वल टू 14/x। इसका मतलब है x का वैल्यू आएगा 28। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जो है ये क्या है मैरिड मेल का आया है, मैरिड मेल का जो है वो नंबर आया है, ये टोटल मेल का नहीं है, ये मैरिड मेल का है। तो इसका मतलब मैरिड जो मेल है वो हमारे पास 28 है। अब देखो टोटल कैसे आएंगे, सभी मर्दों को मिला दो अनमेरिड और मैरिड, इसका मतलब 28 प्लस क्या कर दो 14 कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आएगा भाई 4 और 8 12 और 42 आई थिंक, यस आई थिंक सो हाँ 42। तो इसका मतलब है टोटल कितने मेल है अब हमारे पास मिला सिला की मैरिड और अनमेरिड 42। अब देखो अगर टोटल मेल आ गए तो आप फीमेल आसानी से कर सकते हो। अगर फीमेल का पार्ट 2/5 है तो मेल का टोटल पार्ट कितना होगा, आप इसको 1 में से माइनस कर दो। कैसे करोगे, 1 में से माइनस कर दो 2/5 तो आपके पास कितना आएगा 3/5। तो देखो ये कितना है अब मेल का है, तो ये चीज अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो वुमेन का फ्रैक्शन है 2/5, मेल का फ्रैक्शन है 3/5। 2/5 हमें नहीं पता वुमेन टोटल कितनी है, x लगा लो, अपान में 3/5 हमने अभी फाइंड किया, 40/42 जो है वो उसका मेल है। तो अगेन 5 कैंसिल, 2/3 इज इक्वल टू x/42। 42 के साथ टेबल लगाओ, 14 आ रहा है और ये 2 था ना, 2 14 18। इसका मतलब वुमेन आपके पास 28 है और मेल आपके पास 42 है। तो ये पूछ रहा है टोटल फैकल्टी, इनको आपस में ऐड कर दो, 20 और 42 कितने हो जाएंगे आपके पास 70। तो इसका मतलब टोटल स्टाफ आपके पास कितना है 70।